स्कैम स्कैम स्कैम। दो 2026 में भी इन स्कैमर्स ने बहुत सारे ऐसे आइडियाज जनरेट कर लिए हैं जो 2026 पर हो सकता है आप पर इम्प्लीमेंट करें। जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, जनरेशन स्मार्ट हो रही है, हाँ। ऐसे ऐसे स्कैमर्स भी स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। अब उनके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं जो आपके पास थी। ना ओटीपी मांगेंगे, ना ही आपको लिंक भेजेंगे, ना ही आपसे पूछेंगे कि एटीएम कार्ड का क्या नंबर है, क्रेडिट कार्ड का क्या नंबर है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 100% ये कह दे अभी कि हाँ हमने आपके डेटा को 100% सिक्योर रख रखा है। आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पैटर्न में एक साथ गाड़ियां बहुत सारी चोरी हो रही हैं? हाँ। क्या की के थ्रू गाड़ी चोरी हो सकती है? तो बिल्कुल चोरी हो सकती है। 100 मीटर पहले खड़े हो, बटन दबाएं और वो अनलॉक हो जाए। इट लुक्स स्मार्ट, है ना? बट एक्चुअली वो स्मार्ट है क्या? कोई और आदमी 100 मीटर की रेंज में खड़ा है, उसके पास एक डिवाइस है जिसे बोलते हैं फ्लिपर जीरो। छोटा सा हैकिंग डिवाइस है, समझ रहे हैं आप? ब्लूटूथ सिग्नल को मैंने कैप्चर कर दिया और सेम सिग्नल आपके जाने के बाद मैं आके उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्या वो नहीं खुल जाएगी? आप ऐसे समझें कि डिजिटली आपने की मुझे दी और मैंने आपके जाने के बाद उस की को लगा दिया। लोग सोचते हैं कैश ऑन डिलीवरी बहुत सेफ है। उसने बोला पहले पेमेंट करो। जैसे ही उसने 3500 पेमेंट करी, लड़का वो गायब पेमेंट लेके। जब उसने बैग खोला तो पैंट का बहुत वेस्ट कपड़ा, मतलब 100 रुपए का भी नहीं होगा वो। और जो उसने पेमेंट का मोड दिखाया है क्यूआर पर, उसमें मिंत्रा की जगह माइंत्रा लिखा हुआ था। जो भी माइंत्रा करके पर्सन था, उसको कैसे पता चला कि इसने पैंट ऑर्डर करी है? जैसे ही आपने वो एपीके खोला, आपका कंप्लीट फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये रोज 8 से 10 केसेस आ रहे हैं। फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना ओटीपी चाहिए, ना आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए, ना उसको कुछ पूछना है। जो करेगा खुद करेगा। हमें पता चल सकता है कि हमारा फोन हैक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, *#21#। आप इसको डायल पैड में डायल करें। जैसे आप इसे डायल करेंगे तो आपके सामने एक ही प्रॉम्प्ट खुलकर आएगा। डार्क वेब के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। डार्क वेब के बारे में, वहाँ पर बेचे जाते हैं, बेची जाती है, हायर किए जाते हैं। 3.3 CR का स्कैम हुआ और यू वॉन्ट इवन बिलीव कि विद इन एन आवर पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया। पूरा का पूरा ट्रांसफर मतलब अमाउंट वेनिश। 1000+ ट्रांजेक्शंस हुई हैं और अमाउंट कैसे गया है? 830 रुपए, जैसे कि आपने कोई फी पे कर रखी हो। उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। स्कैम स्कैम स्कैम, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें आजकल या फिर कहें कि पिछले कुछ सालों से इतना ज्यादा सुनाई पड़ रहा है और इस स्कैम की वजह से लाखों करोड़ों के नुकसान भी हो रहे हैं, जान को नुकसान भी हो रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपना बचाव करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल होता है जिससे हम पार नहीं पा सकते। और ये स्कैमर्स इतने ज्यादा तेज होते हैं कि इतनी दूर की सोचते हैं जहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। 2026 आने को है और 2026 में भी इन स्कैमर्स ने बहुत सारे ऐसे आइडियाज जनरेट कर लिए हैं जो 2026 पर हो सकता है आप पर इंप्लीमेंट करें। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं शुभम। और शुभम जी को पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में ला चुकी हूं क्योंकि बहुत अच्छा फीडबैक आया। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से बुलाने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया अभी स्कैम्स के बारे में, अपकमिंग स्कैम्स इन 2026 जी, तो जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, जनरेशन स्मार्ट हो रही है, ऐसे ऐसे स्कैमर्स भी स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। अब आने वाला जो समय है, अभी तक हमको बहुत ज़्यादा प्रिवेंशंस बताए गए हैं। लोग ना ओटीपी मांगेंगे, ना ही आपको लिंक भेजेंगे, ना ही आपसे पूछेंगे कि एटीएम कार्ड का क्या नंबर है, क्रेडिट कार्ड का क्या नंबर है। अब उनके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास थी। इतना ज़्यादा मतलब इतना सर्कुलेट ज़्यादा हो चुका है। तो आप अब इस चीज़ को मान कर चलिए कि यू आर हैक्ड। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो 100% ये कह दे अभी कि हाँ हमने आपके डेटा को 100% सिक्योर रख रखा है और आपकी जितनी प्राइवेसी है सब 100% सेफ है या सिक्योर है। तो सबसे बड़ा तो इशू यही है। अब बात करें स्कैम्स की, तो स्कैम्स आप ऐसे देखिए, एआई का ज़माना है। एआई की हेल्प से स्कैमर्स ने स्कैम्स को इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया है। जैसे कि आपके खुद के साथ हुआ था, आपने बताया था
कि मेरे में खैर आप लकी थे कि आपके पैसे वापस आ गए। मैं लकी थी कि मैं आपको जानती थी। बहुत बिल्कुल, थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों के पैसे वापस नहीं आते हैं। हाँ। स्कैमर्स ने क्या करा है कि आपने कोई भी एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया, जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से मैं इतनी सारी जानकारियां निकाल सकता हूं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि आप मुझे कोई भी एक छोटा सा व्हाट्सएप नंबर दें, उस व्हाट्सएप नंबर से मैं उस नंबर की पूरी कुंडली निकाल के रख दूंगा। उसका क्या नाम है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, उसके बैंक अकाउंट कितने हैं, उसकी आईडी पासवर्ड्स क्या क्या है, उसका कौन सा जीमेल अकाउंट है, ये सारी चीजें। और ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। किसका नंबर दूं? किसी कैमरामैन का देती हूं। आप तो पर्सनल अपना मत दीजिएगा। नहीं, अपना नहीं तो मैं दूंगी। मैं कैमरामैन का देती हूँ। इनका नाम भी आप ही बताइएगा। आपको पता है इनका नाम वैसे? नहीं, मैं तो पहली बार मिला हूँ। इससे पहले शायद कोई और था। नंबर बताइए। 1 सेकेंड, हम स्कैमर नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 8586 ठीक है। 986400 तो कैलाश नाम है आपका? ठीक है। फादर्स नेम पीताम्बर सिंह। एड्रेस मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं ये। ठीक है, शूट के बाद ये दिखा दूंगा एड्रेस। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नंबर है, ये नंबर आपके खुद के नाम का नहीं था पहले। ये नंबर आपने अपने किसी नोन या किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के नाम पर लिया था, जिनका नाम यशपाल जी है। ठीक है, तो अब आपका इसमें, अब ये देखिए, आपने मुझे सिर्फ एक नंबर दिया था, सिर्फ उस एक नंबर से मैं इनकी पूरी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। कैसे? इनका मुझे ऑल्टरनेटिव नंबर पता चल गया। ठीक है, अब इनका एक ऑल्टरनेटिव नंबर है 85873351। ठीक है, अब वो नंबर इनके नाम से है। ठीक है, अब उस नंबर को देखिए, इनका नाम सब कुछ सेम, कैलाश। क्या आप अपना आधार नंबर एक बार कंफर्म करेंगे? 9141 से शुरू होता है और 549 से खत्म होता है। प्लीज एक बार चेक करके मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है आधार कार्ड नंबर इंडिया में बहुत कम ही लोगों को याद होता है, बट आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखो आपने मैक्सिमम कितने लोगों को कॉल करा है, मोस्ट कॉल डिटेल्स भी दिख जाती हैं। साथ ही साथ आपने सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर किस टाइप की एक्टिविटीज की हैं, कुछ एक्टिविटीज भी यहाँ पर दिख जाती हैं। साथ ही साथ आपके कुछ ब्रीच पासवर्ड, कुछ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स भी यहाँ पर विजिबल हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये जो एप्लीकेशन है, ये जो टूल है, ये जिस तरीके से भी हम इस डाटा को इस्तेमाल करते हैं, ये डाटा ब्रीच डाटा है। मैंने जैसा कि आपको बताया, अब स्कैमर्स को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब आपसे नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि यू आर हैक्ड। अगर ये स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रेलेवेंट है अगर कोई स्कैम आपके साथ करना चाहता है तो। अब जैसे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने इनके बारे में बताई, अब कोई भी स्कैमर है, कोई भी फ्रॉडस्टर है, वो इन्हें कॉल करे और बोले कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंटिटी, लाइक मैंने बोला बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं SBI बैंक से बात कर रहा हूँ, मैंने सारी इंफॉर्मेशन इनकी दे दी, ये तो बिलीव कर लेंगे कि ये इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल करेक्ट है ना। अब वो यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि इनके हिसाब से, या अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो कि टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, तो उनके हिसाब से उनको सिर्फ यही पता है कि OTP नहीं देना, लिंक पर क्लिक नहीं करना, बट उनको ये नहीं पता कि किसी के पास आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसको OTP का कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो ये बोला गया कि OTP नहीं देना, वो OTP देगा ही नहीं। मेरे एक नोन के साथ ऐसा हुआ था। उनको हमने ये समझा रखा है कि सर कभी भी अपना OTP नहीं देना, किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना। वो नेक्स्ट डे आए मेरे पास, उन्होंने बताया, सेम थिंग कई लोगों के साथ रिपीट हो चुकी है। वो नेक्स्ट डे आए मेरे पास, मैंने बोला OTP तो नहीं देना था, तो उन्होंने बोला नहीं दिया। मैंने कहा स्कैम कैसे हो गया? उन्होंने बोला मैंने QR कोड स्कैन कर दिया था। तो आप देखो ना, मोडस ऑपरेंडी बदल गई। कैसे बदली? उनको पता है, उनके पास सबका डाटा है। अब ये डाटा क्या है, मैं इस डाटा के बारे में बता देता हूँ। ये डाटा है ब्रीच डेटा, जो जाने अनजाने में इंटरनेट पर आपने अपना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये वो डाटा है। उस डाटा के बिहाफ पर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं और उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को मतलब आगे प्रोसीड करता हूं कि किस तरीके से मुझे इसे यूज करना है। अब मैं इसे यूज कर रहा हूं कि LES को ट्रेनिंग देनी है, पुलिस ऑफिशियल्स की मदद करनी है, मैं इसको सही डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। बट ये डाटा अगर किसी गलत पर्टिकुलर आदमी के पास लग जाए तो आप अज्यूम करके देखो कि वो उसका कितना ज्यादा मिसयूज कर सकता है। ये जो रैंडम कॉल्स आते हैं, आपके पास भी जो कॉल आया था, आपने कभी सोचा वो कैसे आया था, वो नंबर उस तक कैसे पहुंचा? तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो आपका डाटा है वही स्कैमर्स की हेल्प कर रहा है। अब
एआई की बात करो आप इसमें, मैंने एक एआई मॉडल पर इस डाटा को ट्रेन कर दिया, मैंने एआई को बोल दिया, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो या क्लाउड, कोई भी एआई हो, मैंने बोल दिया ये पर्टिकुलर डाटा है, ये पर्टिकुलर इंसान है, इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कितने सारे अटैक्स आप मुझे निकाल कर दे सकते हो, एआई देगा। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को मैनिपुलेट आप करो, वो देगा निकाल के, है तो मशीन ही ना। हाँ। उसको नहीं पता, आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट मैनिपुलेशन आप कर दो, वो आपको अटैक्स बता देगा कितने सारे अटैक्स इस डाटा को लेकर हो सकते हैं। तो 2026 में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो स्टेजेस एडवांस होती जाएंगी। हाँ। और जिस हद तक एडवांसमेंट हो गई है, हम खुद ही देख रहे हैं, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं जो इस साल स्कैम्स हुए हैं। तो 2026 में क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा ब्लास्ट क्या होने वाला है? सबसे बड़ा ब्लास्ट यही होने वाला है कि अगर आप खुद को टेक्निकली साउंड समझते हैं, आप अगर खुद को टेक्निकली साउंड समझते हैं तो आप सच में बन जाइए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना और फोटोज खींचना, इसको वो सोचते हैं कि बस इतना ही टेक है। हाँ, लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मेरे पास लोग आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सच में नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। एक छोटा सा स्कैम बात करता हूं मैं, जिसकी ना आपके पास लिंक आया, ना आपके पास कोई एपीके आया, ना आपके पास कोई किसी ने ओटीपी पूछा, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई और आपके साथ स्कैम हो गया। आप गेस कर सकते हैं कैसे होगा? मैं तो टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। तो आप सोचें, आपको किसी ने एक फोटो भेजी, हैक हो सकते हो आप फोटो से। हाँ, क्लिक करके। अगर आप क्लिक भी नहीं करोगे और आपके व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड ऑन है, हाँ। वो हो जाएगी। चलिए हम क्लिक भी नहीं करते हैं, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि आप कॉल पर रहकर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है? कॉल मर्जिंग इज अ डिफरेंट टेक्निक, कॉल मर्ज करना एक दूसरा तरीका है। क्या आप ऐसा मान सकते हो कि अगर जो IVR कॉल्स आते हैं, ऑटोमेटेड कॉल्स, वो आपको बोलता है 1 दबाएं 2 दबाएं, मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को ऐड करना, वीडियो में जब भी आप इस पॉडकास्ट को अपलोड करोगे, आपको बोला जाता है IVR कॉल पर 1 दबाओ 2 दबाओ 5 दबाओ, इतना दबाओ। आपको क्या लगता है उससे स्कैम हो सकता है? बहुत बड़ा स्कैम हुआ है अभी, 1.7 CR का स्कैम सिर्फ IVR कॉल के थ्रू हुआ है। कैसे? आपको पता है कि ई सिम कैसे एक्टिव होता है? किसी को आइडिया नहीं। ई सिम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिम, सॉरी एम्बेडेड सिम, जैसे जनरली लोग इलेक्ट्रॉनिक सिम बोलते हैं। कॉल पर रहकर IVR कॉल भी फ्रॉड आती हैं। IVR कॉल पर ही रहकर एक ई सिम एक्टिव कराई गई, ई सिम एक्टिव करा ली गई, तो कंप्लीट उसका फोन का एक्सेस अब उसके पास है। क्यों? क्योंकि जितने आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन थी सारी सिम के थ्रू चल रही थी, वो सिम वहां पर एक्टिव हो गया, आपके पास कोई OTP आ ही नहीं रहा था, आपको पता नहीं चला। ऐसे करके 1.75 CR का फ्रॉड हो गया। और ये जो कॉल मर्जिंग होती है, ये कैसे होती है? कॉल मर्जिंग इज लाइक कि आपको किसी ने कॉल करा, बोला कि तमन्ना मैं शुभम बात कर रहा हूँ, आपकी बात हुई होगी शुभम से, तो आप बोलोगे नहीं, कह रहे नहीं कॉल पर ही शुभम है। अच्छा। मैं उसको मर्ज करता हूँ। बैकएंड में लोग बैठे हुए हैं, कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको ये पता होगा कि OTP सिर्फ फोन पर नहीं कॉल पर भी आता है। हाँ। कॉल पर आया, जैसे ही आपके पास कॉल आ रहा होगा, आपने बोला कि इसका कॉल मेरे पास आ रहा है लेकिन किसी रैंडम नंबर से, वो बोलेगा कि ये कोई उसका प्राइवेट नंबर है, ये कोई रैंडम नंबर है, उसका फोन एक्टिव नहीं है, उसने दूसरे नंबर से कॉल किया है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करोगे, अच्छा, ओके, OTP सुन लिया, जितनी देर में आप उस चीज को प्रोसेस करोगे उतनी देर में ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो चुकी होंगी। ये हो गया IVR कॉल पर फ्रॉड हो गया। अब AI का फ्रॉड कैसे? आपने सुना कि कुछ लोग यहाँ पे बाहर भी मुझसे पूछा गया, या बहुत सारे लोग DMs कर रहे थे मुझे कि सर हमने सुना है कि मेटा जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम अब हमारी चैट्स, हमारी फोटोज, हमारे डाटा को देख सकता है, वो उसे प्रोसेस कर सकता है। आपको क्या लगता है? देख सकता है? हाँ। ये कंप्लीटली सच नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मेटा AI के बारे में आपने सुना है? तो वो जो न्यूज़ वायरल हो रखी है कि मेटा हमारी चैट्स को पढ़ेगा, मेटा हमारे डेटा को देखेगा, हाँ वो कुछ परमिशंस के थ्रू, इन एप्स परमिशंस के थ्रू आपकी चीज़ों को देख सकता है, बट वो आपके जो ये स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली सच नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को DM, अभी भी कॉल आ रहा था उनका कि सर ऐसा है क्या, अभी भी मैसेज पड़ा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेटा AI का मतलब जो आप जैसे चैट GPT यूज़ करते हो, आप कोई भी और प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो, उस पर आप जो भी डेटा एंटर करते हो वो डेटा मेटा AI प्रोसेस करेगा खुद को ट्रेन करने के लिए, सिर्फ वो ये है। हाँ, वहाँ से आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है कि आप कुछ अपना पर्सनल पूछ रहे हो,
तो पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी एआई प्रॉम्प्ट पर अपना पर्सनल डेटा डालना जरूरी ही बिल्कुल, नहीं मैं है। चैट जीपीटी में देखती हूँ लोग अपनी कुंडलियां देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा ये है, हस्तरेखाएं, वो फोटो खींच दे रहे हैं, तो आप उसकी हाँ वो सब मैम, लोग कर रहे हैं। लोग चैट्स अपलोड कर रहे हैं। मैं हाँ, कल मैं इवन किसी स्क्रीनशॉट दे मैं रहे कल हैं। किसी एक पर्टिकुलर इंसान से मिला था, मैं वही अगेन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने अपना मेरे को चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट दिखाया, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, सेविज रिप्लाई के लिए वो चैट्स अपलोड कर रहे हैं कि इसका क्या रिप्लाई करूं मैं। आप इमेजिन कर सकते हो, आप अपनी प्राइवेट चैट दूसरों को दे रहे हो, True, true. आपको पता नहीं है कि वो चैट कहाँ जा रही है, फिर एक साल बाद आप बोलते हो अब मेरे साथ स्कैम हो गया। ठीक ठीक ठीक। है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डरावनी है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ, देखो आपको भी जैसे आपके साथ स्कैम हुआ, आपको भी लगता था मेरे साथ तो नहीं हाँ, हो नहीं सकता, होगा। है ना, लेकिन उसने मैनिपुलेट किया ना आपको। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मैनिपुलेशन की जो ट्रिक है वो डिफरेंट है। आपको किसी और तरीके से, टेक्निकल पर्सन को किसी और तरीके से, जो हैकर भी है खुद वो भी, उसके साथ भी स्कैम हो सकता है। और ये जो एआई डीप फेक है, आवाज चेंज करके बोलना, जैसे किसी और का कॉल है आपकी आवाज में, हाँ। वो कैसे होता है? बिल्कुल, मतलब जो बच्चे जैसे गेम खेलते हैं ना, सिर्फ उतना ही इजी है जैसे गेम खेलना है इंटरनेट पर। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, आप सिर्फ गूगल करेंगे, मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ आप गूगल करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो एआई वॉइस जनरेट करके दे देती हैं। हाँ। वो उनका यूज करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी तक एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो एक्चुअल जो हमारी पिच है, जो हमारी टोन निकलती है हमारे मुंह से, वो उसको रेप्लिकेट मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता अभी तक। आप अगर एक एआई जनरेटेड वॉइस सुनो, आप एक रियल इंसान की वॉइस सुनो, आप उसे कभी भी नहीं समझ पाओगे। लोगों के पास कॉल जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे पास एआई जनरेटेड कॉल आया, हमारे साथ स्कैम हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि आपको इतनी जल्दी किस चीज की है। पहली चीज, आपके पास अगर किसी रैंडम नंबर से कॉल आया, उसने ये बोला कि मेरा ये नंबर बंद हो गया, आप एक बार चेक करो या मुझे पैसे भेज दो, बहुत अर्जेंट है, तो 1 मिनट का पॉज लेके आप उस पर्टिकुलर इंसान को कॉल कर सकते हो कि तुम्हारा नंबर बंद है, तुमने इससे मुझे कॉल करा है क्या, या किसी नोन से पूछ सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों बट फंस जाते हैं। तो बिलीव नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। वो आपको डायरेक्ट यही बोलेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। तो कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। बिल्कुल। अब एक बहुत बड़ा मसला मैं आपसे पूछने वाली हूँ। करंटली हमने एयरपोर्ट का सुना कि वहाँ साइबर अटैक हुआ है। क्योंकि मैंने सुना, क्योंकि मेरे भी जानकार थे जो उसी दिन आ रहे थे, तो मैंने सुना कि फ्लाइट्स पूरी तरह से, मतलब उनका गेट खुल नहीं रहा था, एसी ऑफ, लाइट्स ऑफ, तो 1-1.5 घंटा वो वहीं फंसे रहे। और जो फ्लाइट्स थी वो भी डाइवर्ट नहीं हो पा रही थी, उनको भी रास्ता नहीं दिख रहा था। इसकी वजह से कई सारी फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल करनी पड़ी। ये वाकई ही में साइबर अटैक था? अगर ये साइबर अटैक था तो ये कितना खतरनाक है? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि वो एक साइबर अटैक था, ठीक है, वो एक साइबर अटैक नहीं था। वो आप ऐसा समझ लीजिए डेटा मेंटेनेंस का कुछ पार्ट है, इस वजह से ये डिले आया है। साइबर अटैक उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं इस चीज को तो नहीं बोलूंगा। लेकिन न्यूज में तो यही आ रहा है, न्यूज में ये बोला गया कि वो साइबर अटैक है, बट एक्चुअली वो साइबर अटैक नहीं था। साइबर अटैक होता तो हम सभी को पता होता। बोला ये गया है कुछ, देखो कहने को न्यूज में कुछ भी आ सकता है, बट एक्चुअली वो साइबर अटैक नहीं था। मेंटेनेंस का पार्ट था, उसमें कुछ ग्लिच था, इस वजह से फ्लाइट्स डिले हुई हैं, ठीक है। ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि वो साइबर अटैक नहीं था। और फ्लाइट्स डाइवर्ट ना होना, लाइक उनको अपना रास्ता ना दिखना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, फ्लाइट्स आपको पता है मूव कैसे, हमने कभी ये सोचा कि ये जो फ्लाइट्स चल रही हैं, कोई रेल, जैसे रेल, ट्रेन क्या है कि ट्रेन ट्रैक पर चल रही है, गाड़ियां क्या है रोड पर चल रही है, हमें पता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। आपने कभी फ्लाइट्स का सोचा कि वो कैसे ट्रेवल करती हैं या उड़ कैसे रही हैं? वो खुला आसमान है, वो कहीं भी उड़ सकती हैं क्या? नहीं, उसको ट्रैफिक सिग्नल पूरा ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, और वो ट्रैफिक सिग्नल हर एक डिग्री पर, हर एक एंगल पर फिक्स होते हैं कि अगर आपने 1 से 2% एंगल भी चेंज कर दिया तो आप इंडिया की जगह यहाँ आके ऑस्ट्रेलिया में उतर जाओगे, लैंड कर जाओगे। तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, इस चक्कर में वो डिले आया। उन्होंने बोला कि जब मेंटेनेंस का पार्ट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, हाँ वो टेक्निकल ग्लिच था, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जो भी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप ऐसा समझिए, जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड है,
इंटरनेट का मतलब सिर्फ वो इंटरनेट नहीं जो हम यूज कर रहे हैं, जो ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है, जैसे कि आपकी ये की है, स्मार्ट की है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि इंटरकनेक्टेड है आपस में, वो हैक की जा सकती है। स्मार्ट की को कैसे हैक किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं। आप नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी, तो मेरी गाड़ी चोरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल चोरी हो सकती है। आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पैटर्न में एक साथ गाड़ियां बहुत सारी चोरी हो रही हैं? हाँ, है ना? हाँ। 2-3 तरीके होते हैं गाड़ी चोरी होने के। एक चीज होती है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं लोग, रिले केबल बोलते हैं उसे। रिले केबल के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, जिसे पता हो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसका नाम आप लिख देना। तो रिले केबल के थ्रू गाड़ियां चोरी होती हैं। आपने सुना था 2023 में हमारे खुद दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा फॉर्च्यूनर चोरी हो रही थी, अच्छा। क्योंकि टोयोटा की रिले केबल मिल गई थी मार्केट में लोगों को। तो टोयोटा की फॉर्च्यूनर सबसे ज्यादा इसीलिए चोरी हो रही थी। अब बात करें आप, क्या की के थ्रू गाड़ी चोरी हो सकती है? तो बिल्कुल चोरी हो सकती है। स्मार्ट की का नाम हम स्मार्ट इसलिए बोलते हैं कि जाएं गाड़ी से 500 मीटर, मतलब 100 मीटर पहले खड़े हो, बटन दबाएं और वो अनलॉक हो जाए। इट लुक स्मार्ट, है ना? बट एक्चुअली वो स्मार्ट है क्या? आप एज्यूम करो एक कोई और आदमी 100 मीटर की रेंज में खड़ा है, उसके पास एक डिवाइस है जिसे बोलते हैं फ्लिपर जीरो, छोटा सा हैकिंग डिवाइस है, या और भी पर्टिकुलर डिवाइस है। आप या सिर्फ इतना सोचिए कि ये जो आपकी ये स्मार्ट की है, ये ब्लूटूथ सिग्नल पर काम करती है। ब्लूटूथ सिग्नल पर अगर मैंने उसको कैप्चर कर लिया, समझ रहे हैं आप? ब्लूटूथ सिग्नल को मैंने कैप्चर कर दिया और सेम सिग्नल आपके जाने के बाद मैं आके उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्या वो नहीं खुल जाएगी? आप ऐसे समझें कि डिजिटली आपने की मुझे दी और मैंने आपके जाने के बाद उस की को लगा दिया। तो फ्लिपर जीरो जो डिवाइस है, उसकी मदद से विद इन अ मिनट आपकी स्मार्ट की को हैक किया जा सकता है। सिग्नल्स ही तो कैप्चर करने हैं, सिग्नल कैप्चर करा और वो सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड कर दिए। और इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है? हाँ, 2 प्रिवेंशन है। अगर आप गरीब हैं तो भी प्रिवेंशन है, अगर आप रिच हैं आपकी तरह तो अच्छा प्रिवेंशन है। अगर आप लोग तमन्ना जी की तरह रिच हैं तो कुछ नहीं करना है, अमेजोन पर जाना है, एक एक फेरेडे बैग करके बैग आता है, प्लीज आप उसे मेंशन जरूर कीजिएगा। 2500 के आसपास उसकी कॉस्टिंग होती है। फेरेडे बैग सिर्फ स्मार्ट की के लिए नहीं है, ये जो रिस्क मैं बता रहा हूँ वो आपके जो टैप वाले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उनके लिए भी है। आपके NFC इनेबल्ड जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्मार्ट रिंग हो, स्मार्ट रिंग के बारे में पता होगा आपको कि पेमेंट करने के लिए आप उससे UPI कनेक्ट कर देते हो और ऐसे जस्ट जादू दिखाया और पेमेंट हो गई। ऐसा कोई भी डिवाइस जो NFC इनेबल्ड हो या ब्लूटूथ सिग्नल के थ्रू चलता हो, उन सभी को बचाने के लिए फेरेडे बैग नाम का एक बैग आता है। अमेजोन पे आप जरूर सर्च करके देखें, ये सिर्फ अमेजोन पर नहीं, आपको बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि अगर आपने उसके अंदर कोई भी ऐसा डिवाइस डाल दिया, गैजेट अपना डाल दिया, चाहे वो कार्ड हो, रिंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो उसको बाहर के सिग्नल्स से बचाएगा। मतलब वो एक आइसोलेट इन्वायरमेंट में चला गया, जस्ट लाइक सैंडबॉक्स। ठीक है। मतलब उसके उस बैग के बाहर कोई भी सिग्नल्स आए वो उसे कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप फेरेडे बैग में डाल के अपनी की का बटन पुश करोगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। ये तो था आपकी तरह जो लोग रिच हैं उनके लिए। मैं भैया मेरी तरह वाले तो जरूर ले लें, क्योंकि गाड़ी चोरी करना मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ऐसे ही बोलना पड़ता है पॉडकास्ट पर। अब जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो 100% उसकी तरह तो नहीं, घर में किचन में फॉइल पेपर्स होंगे। फॉइल पेपर को अगर आप मल्टीपल टाइम रोल करके एक बैग काइंड ऑफ बना लेते हैं और उसमें अगर आप अपने ये स्मार्ट कीज और डाल के उसे पैक कर देते हैं तो वो ऑलमोस्ट फेरेडे बैग की तरह काम करेगा। वो बेटर ऑप्शन है। नहीं, आपके लिए तो फेरेडे बैग भी अच्छा है, ठीक है? तो आप फॉइल पेपर का यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल उतना एफिशिएंट तो नहीं होता बट उसकी तरह काम करता है। आपने देखा होगा फॉइल कवर्स आते हैं अपने कार्ड्स को संभाल कर रखने के लिए, या एल्यूमिनियम के कवर्स आते हैं, वो इसीलिए आते हैं। एल्यूमिनियम यूज ही इसलिए होता है। बाकी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे जो कि एल्यूमिनियम को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अच्छा, शॉपिंग को लेके भी बड़े सारे स्कैम्स हुए भी रिसेंटली, जो दिवाली वगैरह गुजरी है, तो मैंने सुना है कि शॉपिंग से आपको कोई भी मतलब किसी शॉपिंग साइट का नाम नहीं ले रही, किसी भी शॉपिंग साइट से आपको कोई गिफ्ट आता है किसी के अपने ही किसी के नाम से, और जब आप उसको वही आपको ऑब्वियसली अगर कोई मेरे को बोलेगा कि भाई शुभम का गिफ्ट आया है तो मैं ले लूंगी गिफ्ट, है ना? तो लेकिन उसके बाद जब मेरे से पूछेंगे कि आप कंफर्म करने के लिए अपना OTP दे दें तो मैं OTP दे दूंगी, और अंदर जब मैं गिफ्ट खोलती हूँ तो उसमें कुछ भी नहीं होता है और मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए होते हैं। ये तो आप फिर भी पुरानी चीज बता रहे हैं, मैं नया स्कैम बता रहा हूँ क्या हो रहा है टाटा को ही लेकर। मेरा खुद का एक फ्रेंड है, उसका नाम है, उसने मिंत्रा से अभी एक 2 वीक हुए होंगे, मिंत्रा से उसने एक पैंट ऑर्डर करी
उसने मुझे कॉल करा, मैं यहाँ पर दिल्ली में नहीं था उस टाइम पर, उसने मुझे कॉल करा कि शुभम यार मेरे साथ स्कैम हो गया। मैंने कहा तेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि हम दोनों साथ रहते हैं, मैं उसको सारी चीज़ें बता कर रखता हूँ कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वही दिए तले अंधेरे वाली बात है। तो उसने मुझे बोला मेरे साथ स्कैम हो गया, स्कैम का अमाउंट बहुत छोटा था, आई थॉट 3500 का ही था। हुआ कैसे ये, अब आप वो देखना। मिंत्रा से उसने 1 वीक पहले एक पैंट ऑर्डर करी, मैं मिंत्रा का ही नाम लेकर बोल रहा हूँ क्योंकि मिंत्रा ने अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। मिंत्रा से उसने एक पैंट ऑर्डर करी, वो पैंट डिले हो गई डिलीवर होने में, आई डोंट नो कैसे। उसके घर पर एक डिलीवरी एजेंट आया, वो डिलीवरी एजेंट ने उसको एक खाली बॉक्स टाइप दिया, उसमें कपड़ा लपेटा हुआ था और उसने बोला कि सर पहले आप पेमेंट करें, उसके बाद ही आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। उसने पेमेंट कर दी, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था, सोचो आप, कैश ऑन डिलीवरी में भी फ्रॉड हुआ। लोग सोचते हैं कैश ऑन डिलीवरी बहुत सेफ है, उसने बोला पहले पेमेंट करो। जैसे ही उसने 3500 पेमेंट करी, लड़का वो गायब पेमेंट लेके। जब उसने बैग खोला तो पैंट का बहुत वेस्ट कपड़ा, मतलब 100 रुपए का भी नहीं होगा वो, और जो उसने पेमेंट का मोड दिखाया है QR पर, उसमें मिंत्रा की जगह माइंत्रा लिखा हुआ था, और उसने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको बोला ना 1 मिनट का पॉज लेके हमेशा सोचना है कि क्या इस पर क्लिक करना है, क्या इस पर पे करना है, क्या इनको पैसे देने। अगर आप 1 मिनट का पॉज लेके खुद से पूछ लेंगे तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा। मिंत्रा की जगह माइंत्रा लिखा हुआ था, उसने इग्नोर करा कि QR कोड ही तो है, और पेमेंट ले ली उसने, 3500 लेके गायब। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कि उस पर्टिकुलर स्कैमर को या उस पर्टिकुलर जो भी माइंत्रा करके पर्सन था, उसको कैसे पता चला कि इसने पैंट ऑर्डर करी है? आप सोच सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर 2-3 और शॉपिंग वेबसाइट हैं, उनके साथ भी हो रही है। तो उसके पास डेटा है, मतलब उसके पास डेटा है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि ये पर्टिकुलर स्कैम यहाँ पर हुआ, ये इस पर्टिकुलर पर्सन ने यहाँ पर ये चीज ऑर्डर करी, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर और भी मल्टीपल शॉपिंग वेबसाइट्स के, या जो भी ये वेबसाइट्स हैं, इनके वेयर हाउसेज हैं, रोज इनके आए दिन यही कंप्लेंट होती है। मेरे एक बहुत अच्छे गुरु बोलता हूँ मैं उनको, DSP विनोद सिरोही साहब, रिटायर हो चुके हैं अब तो, वो भोकाल वेब सीरीज से कनेक्टेड हैं, उस टाइम से थे वो। आज फ्लिपकार्ट के साथ काम कर रहे हैं, और भी मल्टीपल अमेजोन वगैरह के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो एक बार ये इशू लेके आए थे कि कुछ जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं काम कर रहे हैं, वो लोग डाटा सेल कर देते हैं, कुछ डाटा ब्रीच होकर चला जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप हमेशा डाटा की बात करते हो। मैं डाटा की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि रूट कॉज ही वही है। अब अगर उस स्कैमर को, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ स्कैम, उसको नहीं पता होता कि इसने ये पैंट ऑर्डर करी है, इसके घर का एड्रेस एग्जैक्टली ये है, कैसे उसको पता चला? उसका फ़ोन नंबर भी उसको पता था, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो स्कैम नहीं कर पाता। तो देखो ना, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ डाटा से ही रिलेटेड है। अब तो वो टाइम चला गया कि एक फेक आपके पास कॉल आ रहा है, QR कोड पे पेमेंट कर दी। देखो ना कितना एडवांस कर दिया उन्होंने धीरे धीरे। आपको लगेगा COD देने आ रहा है तो बिल्कुल रियल है। लोग यही बोलते हैं ना कि कभी भी ऐसी शॉपिंग वेबसाइट से आप पहले पे मत करो, COD पर लो। COD में स्कैम हो गया। और E-कार्ड्स का आप देख रहे हैं, हम लोग वेडिंग सीजन है तो E-कार्ड्स में भी स्कैम हो रहा है, और जो कार्ड आ रहा है वो भी ऐसे शख्स का आ रहा है जिसको आप जानते हैं कि भाई इसकी शादी है, आपको आना है, तो बंदा शॉपिंग वो E-कार्ड पे क्लिक करेगा, उसके साथ स्कैम हो जाएगा। वो क्या है? मैं E-कार्ड वाला सेम पार्ट उस APK से ही है। जैसे कि मैंने, अब वही बात आ गई कि हमने बोला था OTP नहीं देना, तो आपने QR पर स्कैन कर दिया। ये बोला गया है कि कोई भी अननोन सोर्स से APK आए, APK है तो उसे अनइंस्टॉल नहीं करना, ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम सबको। अब उन्होंने क्या करा, APK नहीं भेजा आपको, अब उन्होंने आपको एक PDF भेज दिया। PDF के अंदर भी तो एग्जीक्यूटेबल फाइल डाली जा सकती है। उन्होंने PDF के जो पेलोड वो APK में डाल रहे थे, वो पेलोड उन्होंने PDF में डाल दिया। ठीक है, वो PDF में पेलोड डाला और तुरंत खोल कर देखा सामने वाले पर्सन ने कि अरे शादी का कार्ड आया है। बस जैसे ही आपने वो APK खोला, आपका कंप्लीट फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये रोज 8 से 10 केसेस आ रहे हैं। अभी नोएडा में ही एक रिटायर्ड पर्सन है, उनके साथ भी 1.9 CR का फ्रॉड हुआ है, लाइफ टाइम की उनकी सेविंग्स चली गई। ऐसे ही हुआ, APK आया था, APK इंस्टॉल किया, पूरा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गया, पूरा फोन हैक हो गया। अब फोन हैक होने के बाद तो जब आपका डिवाइस ही कॉम्प्रोमाइज हो गया और
फिर तो कुछ बचता ही नहीं है ना, ना ओटीपी चाहिए, ना आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए, ना उसको कुछ पूछना है, जो करेगा खुद करेगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट स्कैमर्स। तो ये हमें पता चल सकता है कि हमारा फोन हैक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये चीज तो मैं आपके फोन पे खुद भी चेक करके देख सकता हूँ। मुझे तो फोन देते ही बड़ा डर लगता है, वैसे करके देखो हैक तो नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी भी ये लगे कि आपका फोन हैक है, फोन हैक होने का क्या मतलब है? फोन हैक होना है कॉम्प्रोमाइज होना। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है कि आपके फोन का एक्सेस किसी और पर्टिकुलर पर्सन के पास चला गया है। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है सिर्फ चेक करना, कर मत लेना हैक। आपका फोन हैक करके मैं जाऊंगा कहाँ? तो एक मैं कोड बता रहा हूँ, कभी भी आपको लगे कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ या गलती से भी आपने कोई एपीके डाला अपने फोन में, कोई फाइल डाली, कोई इमेज अननोन सोर्स से आई, कोई पीडीएफ आया, सबसे पहले चेक करें। एक कोड है *#21#। मैं रिपीट कर रहा हूँ, *#21#। आप इसको डायल पैड में डायल करें। जैसे ही आप इसे डायल करेंगे तो आपके सामने एक ही प्रॉम्प्ट खुलकर आएगा। ओके, ठीक है। यहां पर आपको चेक क्या करना है कि किसी भी तरीके की फॉरवर्डिंग सर्विसेज एक्टिव तो नहीं है मेरे फोन पर। सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया। अब यहां पर आपकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी सारी सर्विसेज डिसेबल्ड हैं, कोई भी फॉरवर्डिंग सर्विस इनेबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके ओटीपी आपके पास आने चाहिए वो आपके ही पास आएंगे। स्कैमर्स क्या करते हैं, फोन कॉम्प्रोमाइज करते ही सबसे पहले, ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी का सबसे पहला पार्ट है, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ, फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिव कर दी, अब ओटीपी आपके पास आ ही नहीं रहा। *#21 से आपने चेक कर लिया, अभी तो आप खैर लकी हैं, आपका फोन हैक नहीं है, बट व्हाट इफ आपका फोन हैक निकलता है या कॉम्प्रोमाइज होता है, तो वहां नीचे लिखा रहेगा कि कॉल फॉरवर्डेड SMS फॉरवर्डेड टू दिस पर्टिकुलर नंबर। तो अब आप कैसे चेक करेंगे? एक कोड है #002#। जब आप #002# डायल करेंगे तो आपके फोन से सभी तरीके की हर पर्टिकुलर फॉरवर्डिंग सर्विसेज को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि फॉरवर्डिंग सर्विसेज ऑन तो नहीं है, इसे चेक करना है, अगर ऑन है तो उसे ऑफ करना है। और दूसरा तरीका क्या होगा, अब अगर किसी ने आपका फोन कॉम्प्रोमाइज किया तो वो सबसे दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका पर्सनल डेटा उसे लेना होगा, या तो आपके जो भी फाइनेंशियल चीजें वो उसको चाहिए, फाइनेंशियल फंड्स चाहिए। वो क्या करेगा, आपके बैंकिंग जितनी एप्लीकेशन है उनके थ्रू या तो ट्रांजेक्शन्स करेगा या अपने फॉरवर्डेड पर्टिकुलर नंबर पर उस सर्विस को एक्टिव कर लेगा। ठीक है। और ऐसे में स्कैमर डराने के लिए क्या करता है, मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं वर्कशॉप्स जब जाता हूं वर्कशॉप के लिए, कि सर किसी ने मेरे को कॉल किया, मेरे साथ स्कैमर ने स्कैम करते वक्त मेरे पास मल्टीपल ओटीपीज आने लगे, 100 ओटीपीज आ रहे थे, वो कैसे हो सकता है, मेरा फोन हैक हो गया, मेरा फोन गर्म होने लग गया। कुछ भी नहीं है, एक एप्लीकेशन आती है, कोई यूज मत करना प्लीज, बूम इट अप। एंड्रॉइड फोन्स में एप्लीकेशन चलती है। बूम इट अप पे अगर आप किसी का नंबर डाल देते हैं और उसके पास पर्टिकुलर फ्लड होने लगेंगे वो ओटीपीज, तो उससे डरने की कोई मतलब डरने वाली कोई भी बात नहीं। ये ट्रिक है सामने वाले पर्सन को नर्वस करने की, कि मेरे पास इतने सारे ओटीपीज आ रहे हैं, मेरा डिवाइस हैक हो गया, मैं क्या करूं। लोग फोन, हाँ एक चीज और, अगर आपका फोन कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या आपको अपना फोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी फोन हैक हो उसे स्विच ऑफ नहीं करना। स्विच ऑफ करने से वो बचेगा नहीं। स्विच ऑफ करने से ठीक वो बात होगी कि कबूतर के सामने बिल्ली बैठी हुई है और कबूतर ने ऐसे आंखें बंद कर ली बस कि अगर बिल्ली मुझे दिख नहीं रही तो मेरे को नहीं खाएगी। सिर्फ यही है, स्विच ऑफ नहीं करना है, चेक करना है फॉरवर्डिंग। दूसरा क्या चेक करना है कि कोई भी अननोन ऐसी एप्लीकेशन तो मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं की गई है जो मैंने इंस्टॉल नहीं करी है, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो सस्पिशियस लग रही है, उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस हो। ठीक है। या ऐसी कोई एप्लीकेशन जो कि थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड की गई हो, ऐसी तो नहीं है, ये चेक कर लिया। तीसरा, तुरंत अपने बैंक को कॉल करना है। अपने बैंक को कॉल करना है और उसको बोलना है कि मेरे अकाउंट पे इमीडिएटली 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए डेबिट फ्रीज लगा दिया जाए। डेबिट फ्रीज का मतलब होता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल नहीं सकते, आ सकते हैं। ठीक है। तो उस अकाउंट पर आपको इंस्टेंटली डेबिट फ्रीज लगवाना है ताकि हर तरीके की ट्रांजेक्शन वहां पर फ्रीज हो जाए। अब स्कैमर्स पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये काम आपको फोन कॉम्प्रोमाइज होते ही विदिन एन आवर या आधे घंटे के अंदर अंदर करना है। ऐसा नहीं कि फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ है 10 तारीख को, हम डेबिट फीस लगवा रहे हैं 12 तारीख को कि हेलो सर डेबिट फीस लगा, अकाउंट में तो कुछ बचा ही नहीं है ना। अब डेबिट फीस आप 2 रुपए के लिए तो लगवाएंगे नहीं कि अकाउंट में स्कैमर्स ने 2 ही रुपए छोड़े, है ना। तो इसके लिए तो लगवाने का कोई फायदा नहीं। अब क्या करें, अब आपने डेबिट फीस लगवा दिया, आपने अपने फोन को चेक कर लिया कोई एपीके तो इंस्टॉल नहीं था, आपने फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिव चेक कर ली कि कोई एक्टिव तो नहीं है, यहाँ तक ठीक था।
अब आपका फोन हैक है, वो फर्मवेयर लेवल पर हैक है, उसने ऐसा रैट डाला है फोन में, रैट का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसने ऐसा रैट डाला है जो कि विजिबल नहीं है, जो कि हिडन है, आपके फोन से वो एक्टिविटीज कर रहा है। आप अगर मान लीजिए आपने उस जो पीडीएफ आया था, जो शादी का इन्विटेशन आया था, उसको डिलीट भी कर दिया, फिर भी आपके फोन में एक्टिव रहेगा पेलोड, वो जो एक्टिविटी थी वो चल रही है। अब आपको क्या करना है, अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट करना है। सब आप अपना एक डेटा बैकअप कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, लोग बैकअप पॉइंट्स या रिस्टोर पॉइंट्स बनाकर नहीं रखते, अपने डिवाइस का डेटा का बैकअप नहीं लेते, जरूर लेकर रखो। इफ इन केस कभी फोन रिसेट करना पड़े, कभी फोन आपको पूरा क्लीन करना पड़े, तब आपको बैकअप की जरूरत पड़ेगी। जिसने नहीं भी बनाया है वो उसी मोमेंट पर 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का टाइम, आप एक रिस्टोर पॉइंट बनाइए, अपने डेटा का बैकअप लीजिए और उसको तुरंत के तुरंत फैक्ट्री रिसेट कर दीजिए। और कोई भी ऑप्शन नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं फोन से एपीके हटा दूं, पीडीएफ हटा दूं, डिलीट कर दूं तो मैं बच जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब तो उन्होंने नई ट्रिक निकाली है, फोन गर्म होने लग जाता है किसी। अच्छा। एक मेरे पास दिल्ली से पश्चिम बिहार से एक अंकल आए थे, उनके तीनों फोन कॉम्प्रोमाइज हो गए थे और फोन गर्म होने लग रहे थे। गर्म क्यों? क्योंकि बैकएंड पे टर्मिनल पे वो ऐसी एक्टिविटीज को ऑन कर देता है जिससे कि आपके फोन की जो रैम है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज होने लगती है, इसलिए फोन गर्म होने लगता है। अब किसी का फोन गर्म हो रहा है वो तो डर ही जाएगा ना, कि वो सोचेगा कि ब्लास्ट ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, फैक्ट्री रिसेट के लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके एंड्रॉइड फोन है, ये एपीकेज वाला गेम ज्यादातर एंड्रॉइड में होता है। इन केसेस में तो देखो, आईफोन खैर हम दोनों ही यूज कर रहे हैं, तो आईफोन इन केसेस के लिए तो ठीक है। अच्छा। आपको क्या करना है, फोन को पावर ऑफ करना है। फोन को जब आप पावर ऑफ करेंगे तो वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को आप एक साथ दबाएंगे। जब आप एक साथ दबाएंगे तो उस पर एक रिकवरी मोड ओपन होगा। उस रिकवरी मोड के थ्रू आपको फोन को फैक्ट्री रिसेट या वाइप ऑल डेटा वाला जो ऑप्शन होता है उस पर जाकर क्लिक करना है। और वहां पर मैं बता देता हूँ, रिकवरी मोड पर आपकी टच स्क्रीन काम नहीं करेगी, आपको इसी बटन्स के वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से और पावर बटन से ही उसको ऑपरेट करना होगा। फैक्ट्री रिसेट वहां से करना है, फोन की सेटिंग्स में जाके फैक्ट्री रिसेट मत कीजिएगा, उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। तो ये पूरा तरीका अगर आपका फोन हैक हो जाए, फोन उससे हैक हो बचना जाए है। तो हाँ। अब मेरे को एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कई बार हम करते हैं यूपीआई और यूपीआई किसी और नंबर के बजाय कहीं और हो जाता है, हमारे साथ तो कई बार हुआ है। तो क्या वो पैसा हम ले सकते हैं, क्योंकि उस शख्स को फोन करो तो वो पैसा नहीं देता है, तो क्या हम पैसा वापस आ सकता है? खैर इसके तो 3 तरीके हैं। तो सबसे छोटे और आसान तरीके से बताते हैं। पहले तो आपको प्यार से उस इंसान को कॉल करना है। खैर आप कॉल करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे देगा नहीं, वो, कि मैं तमन्ना बोल रही हूँ, तमन्ना टॉकीज से, मुझे पैसे चाहिए। चलो ऐसा हो जाए। ठीक है, तो आपके केस में तो खैर ये नहीं होगा। तो आप या जिसके साथ भी ऐसा स्कैम होता है, पहले तो प्यार से उस पर्टिकुलर इंसान को कॉल करें। मैंने 50% केसेस में लोग पैसा दे देते हैं। अगर आप लेजिटिमेट हैं तो आप उसे कॉल कीजिए, बता दीजिए कि मेरे से गलती से पेमेंट हो गई है, आप मेरे अमाउंट को रिटर्न कर दीजिए। अगर वो कर देता है तो दैट्स गुड, नहीं करता तो फिर वही दूसरा तरीका, एक पोर्टल है NPCI, ठीक है, आप उस पर जाएंगे, या शायद मैं नाम इनकरेक्ट बोल रहा हूँ, NPCI ही है। NPCI पर जाएंगे, वहां पर एक ग्रीवियंस आप रजिस्टर कर दें, कि आपको अपना स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि उसमें वहां मेंशन करना पड़ेगा कि रॉन्ग पेमेंट है और इस पेमेंट को मैंने नहीं करा है, गलती से मुझसे हो गई है। और या आप अपने बैंक को भी कॉल करके बोल सकते हैं कि ये पेमेंट मुझसे गलती से हो गई है। बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि विदिन 24 आवर्स वो उस पेमेंट को फ्रीज करके रिटर्न करा सकता है। अच्छा। अब मान लीजिए NPCI भी काम नहीं कर रहा है और बैंक को कॉल नहीं लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, स्कैम की जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो, इसमें एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, ज्यादातर स्कैम आप कभी भी नोटिस करना फ्राइडे को होंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि सैटरडे एंड संडे बैंक हॉलीडे हैं। ओह, हमारा भी फ्राइडे को ही हुआ था। फ्राइडे को ही स्कैम्स होते हैं, कभी भी आप नोटिस करना, मेजॉरिटी ऑफ स्कैम्स फ्राइडे को ही होंगे। ओह, ये ट्रिक है उन लोगों की, तो स्कैमर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। यही मेरे प्रोग्राम की हेडिंग होगी, फ्राइडे को ही क्यों होते हैं स्कैम। हाँ, पेमेंट रिवर्स के लिए 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। पहले आप उससे प्यार से रिक्वेस्ट करें कि पेमेंट वापस कर दो, वरना NPCI पोर्टल पर आप एक ग्रीवियंस डाल सकते हैं। तीसरे पॉइंट में कुछ नहीं करना, 1930 पर कॉल करना है, वहां पर ये मेंशन करना है कि 1930 पर कॉल करना है, वहां मेंशन करना है कि ये झूठ नहीं बोलना है कि मेरे साथ स्कैम होगा, उनको ये बोलना है कि मैंने रॉन्ग पेमेंट कर दी है। अब 1930 पर रॉन्ग पेमेंट की कंप्लेंट भी हो जाती है। अच्छा। मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है, हो जाती है कंप्लेंट। 1930 पर कॉल करना है, उस पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये ट्रिक है, उस पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप वो स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, फिर वो जाएगा अपने पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में। वो आप गलत चीज मेंशन मत करना, वरना आपके अगेंस्ट भी कंप्लेन हो सकती है।
वो पर्टिकुलर स्टेशन में जाएगा और आपको पेमेंट आपके रिटर्न करेगा और उसका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ओह, ये कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपने जैसे उसको 15,000 रुपए भेजे, अगर वो उसका रियल अकाउंट है तो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये जो फ्रॉडस्टर अकाउंट यूज करते हैं, फेक अकाउंट्स, अगर वो अकाउंट हुआ तो वो पैसे विड्रॉ करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो। तो ये 3 तरीके हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डार्क वेब के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। डार्क वेब के बारे में मैं जहां भी जाता हूँ हमेशा लोग मुझसे डार्क वेब या हैकिंग के बारे में ही पूछते हैं। तो डार्क वेब के बारे में अगर आप जाने तो इंटरनेट का जितना इंटरनेट आप अभी यूज करते हैं उसका 4% इंटरनेट ही आप अपने रियल टाइम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो इंटरनेट है वो कंप्लीट डार्क वेब पर है। 95% या 96% जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट है डार्क वेब पे, वो आपने नहीं देखा अभी तक। अब लोग डार्क वेब को लेके इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? ये फैंटेसीज हैं कि हाँ डार्क वेब यूज करना है, कुछ काला काला इंटरनेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क वेब इज लाइक कि वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। नो वन कैन इजीली ट्रैक यू। ये वर्ड गलत होगा कि नो वन कैन ट्रैक यू। नो वन कैन इजीली ट्रैक यू। आप एनोनिमस रह सकते हैं वहां पर। लोग जितनी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, अब मैं आपको इलीगल एक्टिविटीज बता दूं कि वहां पर ड्रग्स बेचे जाते हैं, गन्स बेची जाती हैं, किलर्स हायर किए जाते हैं, ठीक है। आप ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं जो अगर आपको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो। एनोनिमस रहना। पेमेंट का मोड हमेशा बिटकॉइन पर होता है। बिटकॉइन है तो एनोनिमस है, समझ रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको एनोनिमस रखने का काम कर रही हैं। जैसे कि मैं और एक हमारे गुरु जी हैं, मैं उन्हें गुरु ही बोलता हूँ, मिस्टर अमित दुबे जी। तो मैं और वो एक बार डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि शुभम तुमने कभी सोचा कि क्यों व्हाट्सएप 2008 या 9 के पास लॉन्च हुआ, क्यों बिटकॉइन 2008 या 9 के पास लॉन्च हुआ, क्यों ये जो आईफोन है वो 2008 या 9 के पास लॉन्च हुआ। एट द एंड ऑफ द डे जो ये लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो खुद को एनोनिमस रखना चाहते हैं। तो डार्क वेब ज़्यादातर लोग एनोनिमस रहने के लिए यूज़ करते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर पकड़ा नहीं जा सकता लोगों को, बट ट्रैक करना ईजी नहीं होता वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टॉर अनियन राउटिंग होती है। अनियन राउटिंग मतलब मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मेरे आगे कौन कनेक्टेड है ये आपको नहीं पता, समझ रहे हैं आप। ये है अनियन राउटिंग। अब डार्क वेब पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, अहिमिया है, सिलिकॉन वैली के बारे में सुना होगा लोगों ने। तो अहिमिया जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे डार्क वेब के लिंक्स होते हैं। उन लिंक्स पर आप जाएंगे, डार्क वेब फर्म्स होती हैं, वहां पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर लोग किस तरीके के डाटा को सेल करें। लोग बोलते हैं कि मैं क्लियरली बताता हूँ कि आधार कार्ड का डेटा, कुछ डाटा है जो वहां पर भी बिक रहा है, लोग बेचते हैं उसे। ऑफिशियली तो ये डिक्लेयर नहीं है, बट कुछ लोगों के पास है जो लोग उसे सेल कर रहे हैं। कुछ लोगों का डाटा है, कुछ लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो हैकर्स हायर कर रहे हो या किसी तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो। तो वो वहां पर बाकी अगर आपको चलाना है डार्क वेब, तो मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे बता सकता हूँ आपके लिए ये। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सेफ्टी के साथ डार्क वेब चलाना चाहते हैं तो आपको एक वेब ब्राउजर डाउनलोड करना है, उसका नाम है टेल्स ओएस। टेल्स ओएस आप डाउनलोड करें। टेल्स ओएस को एक बूटेबल पेन ड्राइव में डालना है। आपने सुना होगा लोगों ने डार्क वेब एक्सेस किया और आधे घंटे बाद कैमरे की लाइट ही नहीं बंद हो रही है। ऐसा होता है, लोग अपने कैमरे के आगे स्टिकर लगा के रखते हैं। खैर मैंने खुद लगा रखा है। तो अगर आपको डार्क वेब इजीली यूज करना है, यही तरीका है। टेल्स ओएस डाउनलोड कीजिए। टेल्स ओएस को एक बूटेबल पेन ड्राइव में डालिए। बूटेबल पेन ड्राइव का मतलब, जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे अपने सिस्टम को स्टार्ट करते वक्त आपने देखा होगा F2 या F7 प्रेस करने का ऑप्शन होता है। बूट मेन्यू में जाके वहां से डार्क वेब को एक्सेस कीजिए और हमेशा एक पेड VPN का इस्तेमाल करें डार्क वेब यूज करते हुए। अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर नहीं डालनी है। अपना रियल नेम नहीं डालना है। कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर नहीं डालना है। अपना आधार नंबर नहीं डालना। अपना कभी भी फोन नंबर नहीं देना है। इस टाइप की एक्टिविटीज डार्क वेब पर नहीं करनी है अगर आप उसे सेफली यूज करना चाहते हो। वरना अगर आप पॉडकास्ट देख के टेल्स ओएस डाउनलोड करके यूज करना शुरू करते हो तो अगले दिन मुझे कॉल आ रहा है कि शुभम जी मेरे कैमरे की लाइट बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्यों अनजान नंबरों से मुझे कॉल्स आ रहे हैं। तो ये चीजें भी होती हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन के साथ आप उसे यूज। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो बड़े सारे मैसेजेस मेरे इंस्टा पे आए हुए थे कि आपसे बात करा दूं। बात कराना क्योंकि पॉसिबल नहीं होती है। अगर आपका नंबर दे दी तो आपका नंबर मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैम मैं इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव नहीं था। ऑलमोस्ट 1500 फॉलोवर्स हैं उस पर। अगर मैं आपको मैसेजेस की बात करूं, 2200 मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की बात करूं
तो ऑलमोस्ट 500 प्लस चैट्स हैं जिनके मैं मैसेजेस नहीं देख पाया हूँ। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं मुझसे कि शुभम जी अभी पॉडकास्ट हमारा चल रहा है, कॉल्स आते जा रहे हैं, मैंने फ्लाइट मोड पर लगा रखा है फोन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है कि आप फोन क्यों नहीं उठाते, हमारे बात क्यों नहीं करते हमसे। बहुत सारे रीजन ये है ऐसे- कि रोज वही 100 कॉल्स आ रहे हैं और मैं इतना ज्यादा मतलब इंगेज हो जाता हूँ, खुद का ऑफिस, फिर काम, फिर साइड से लोगों की हेल्प करना, तो इस वजह से थोड़ा सा तो पॉसिबल एक शख्स थे जो बहुत दिनों तक मैसेज करते रहे, तो मैंने उनसे सॉरी भी बोली कि भाई मैं नहीं कुछ मदद कर पाऊंगी, मैं शुभम जी से सिर्फ पूछ पाऊंगी। तो मैं अब उनसे मैंने पूछा भी और आपको मैंने बताया भी कि मैंने उनसे बात करी थी, लेकिन अब क्योंकि आमने सामने है तो मैं एक बार फिर से उनका मैसेज पढ़ देती हूँ। 18 सितंबर को दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने 1,59,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि मुझे 8 बजे रात में मालूम चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तब मैं उसी समय साइबर थाना गया। साइबर थाना जाने में मुझे 45 मिनट लग गए। वहाँ जाने के बाद थाना बंद हो चुका था। वहाँ एक सिपाही था, वो बोला कि पहले आप 1930 पर कंप्लेन कीजिए। उसके बाद मैंने रुपए का फ्रॉड हो गया है उनसे बात करी। उसके बाद नेक्स्ट डे आइएगा थाने पर, उन्होंने ये बात कही। कंप्लेन करने के बाद नेक्स्ट डे गया थाने में, तो उसके अकाउंट पर सिर्फ 1,366 रुपये होल्ड लगा था। एसपी सर जी बोले कि सारा पैसा वो निकाल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ मैम मुझे शिवम त्रिपाठी जी से बात करवा दीजिए, शायद इसमें कुछ हो जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, पावर प्लांट चलाता हूँ, मेरी ज़मीन तक बिक गई है, मेरा जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, लेकिन उनका यही था कि मैं आपसे लास्ट मैसेज जो उनका था, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर संभव हो तो मेरा शुभम सर से कांटेक्ट करा दीजिए। इसके लिए मैं आपका सबका आभारी रहूँगा। अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम भी बता सकती हूँ, पूरा नाम नहीं बताती, त्रिलोकी इनका नाम है। सर मैं मेरे से जितना बन पड़ा वो मैं भी कर रही हूँ, और आप इस पर क्या डेफिनेटली आप बोलना मुझे इनका नंबर दीजिएगा, मैं जो भी पॉसिबल हेल्प होगी उनकी हेल्प करूंगा। वाह। बट जो केस आपने मुझे बताया इनका केस, या और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके केसेस में क्या होता है ना मैम, लोगों को लगता है पुलिस काम नहीं कर रही, लोगों को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, कोई प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं सारी गलती सभी की नहीं बोलूँगा, कुछ जगहों पर ऐसी है जहाँ पर लापरवाही भी हुई है, मैंने ऐसा पर्सनली देखा है। इसके लिए शायद कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि आप तो ऐसा कह रहे हैं, बट एक्चुअली लापरवाही हुई है कुछ जगहों पर। कुछ जगहों पर ऐसा पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि आपके केस में, या और भी बहुत सारे लोग हैं उनके केसेस में पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। कुछ जगहों पर क्या होता है कि स्कैमर्स ने लूप होल्स को फाइंड आउट कर रखा है। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि मुझे 45 मिनट लगे, उन 45 मिनट्स में स्कैमर ने पैसे को निकाल लिया, कैश करा लिया। जब कैश कराया तब कहीं ना कहीं बैंक में तो गया होगा, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई तो होगा, किसी एटीएम से कैश विड्रॉ किए होंगे, किसी को फंड ट्रांसफर करा होगा। स्कैमर्स हमेशा कैश लेते हैं। कल की ही न्यूज़ है, आगरा में ही 4 जो स्कैमर्स थे उनको पकड़ लिया गया। बैंक में गए, वो कैश करा रहे थे, उन्होंने देखा मैनेजर वहां पर बहुत अच्छे थे, उन्होंने देखा कि इस अकाउंट पर तो लीन लगा हुआ है और ये स्कैम में अकाउंट इन्वॉल्व है। ट्रांजेक्शन देख के समझ में आ जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इस डोमेन पर काम कर रहा है कंटिन्यू, वो देखकर बता सकता है कि ये अकाउंट फ्रॉड में यूज होता है, ये अकाउंट रियल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए। उसमें मेरे पास तो मैम स्कैमर्स के भी मैसेजेस आ जाते हैं कई बार कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज करवा दो। मैं बाद में देखता हूँ तो पता चलता है तो स्कैमर है, तो फिर उसको सुनाना पड़ता है, डराना पड़ता है, या उसकी कंप्लेन आगे करनी पड़ती है। इस केस में कुछ हो सकता है क्योंकि सितंबर का मामला है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, कैश विड्रॉ करा लिया। अब अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब पैसे किसने विड्रॉ किए थे, ठीक है, या जिसने भी निकाले, अब उसको पकड़ेंगे। वहां 2 केसेस बनेंगे। अगर वो रियल पर्सन हुआ तो अमाउंट की रिकवरी कराई जा सकती है। रियल नहीं हुआ तो फिर रियल पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्कैमर अपने अकाउंट में तो पैसे लेगा नहीं। वो म्यूल अकाउंट्स का ही यूज़ करते हैं, और म्यूल अकाउंट्स का कंडीशन आपको पता ही है कि आइडेंटिटी किसी और की, यूज़ कोई और कर रहा है, कैश विड्रॉ कोई और करा रहा है। तो अगर पुलिस और टेक्निकल पर्सन्स एक्टिवली काम करें तो 80% लोगों का पैसा रिटर्न आ जाएगा। अगर वो पैसा आप मतलब इंडिया के बाहर ना गया हो या वो पैसा एनोनिमस ना हुआ हो, तो वो पैसा रिटर्न आ सकता है। इनके केस में अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए, इनकी ट्रेल को चेक किया जाए, तो वो पैसा वापस लाया जा सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, खैर मैं नाम लेकर ही बोलूँगा। इंडिया टुडे में अभी आर्टिकल ही आया है मेरा और सुमित जी हैं, एक दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में द्वारका की तरफ से हैं। मैं आपको उनका केस बताता हूँ। मैं पर्सनल लेवल पर जाकर उस पर काम किया है, क्योंकि वो केस
हमारे एक मेंटोर गुरु जी हमारे अमित दुबे जी ने दिया था मुझे। उन्होंने बोला शुभम इनकी हेल्प डेफिनेटली करनी है, कुछ भी करो, ये बहुत परेशान है। परेशान इसलिए थे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। आप सोच सकते हो किसी एक फादर के ऊपर कितना प्रेशर बना होगा या उसको कितना गिल्ट होगा। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो भी सेविंग्स की, स्कैमर्स ने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करा उनके साथ, इन्वेस्ट कराने के नाम। अब आप यहाँ देखो उनके केस में पर्टिकुलर सेबी का लाइसेंस नंबर, पर्टिकुलर वेबसाइट, एक फेक वेबसाइट चल कैसे सकती है इंटरनेट पर अगर उसके साथ स्कैम हो और वो रिपोर्ट हुई है। वो वेबसाइट एक्टिवली चल रही थी, टेलीग्राम पर चैनल चल रहे हैं, टेलीग्राम पर लोग कनेक्टेड हैं, ट्रांजेक्शंस हो रही हैं और उस वेबसाइट पर दिख रहा है, उनका पोर्टल है कि आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 लाख रुपए बन गए। 6 लाख, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ उनके, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें भेजी हैं, उनके केस पर ही काम किया था। 37 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। इवन दो उन्होंने गोल्ड जो घर पर रखा हुआ था वो भी मतलब गिरवी रखकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। किस लिए? कि मेरा पैसा थोड़ा इन्वेस्ट होके इन्वेस्टमेंट के नाम पर बढ़ जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी में उस पैसे को इन्वेस्ट करूँ। अब यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस कंप्लेन में 45 डेज लग गए पुलिस कंप्लेन होने में। दिल्ली जैसे शहर में 45 दिन लग गए एक FIR रजिस्टर होने में। आप समझ सकते हैं। वो तो ये अच्छा था कि उन्होंने 1930 पर कॉल करा, मैंने भी उनसे बात की, जहाँ जहाँ मेरे कांटेक्ट पर्सन थे वहाँ पर मैंने उस अमाउंट को फ्रीज कराया। तो आप देखेंगे कि 37 लाख रुपए में से 18 से 19 लाख रुपए तक का अमाउंट हमने होल्ड कराया है, फ्रीज कराया। बाकी पैसा उन्होंने कैश विड्रॉ करा लिया था। उस पर भी अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो डेफिनेटली पैसा रिटर्न आएगा। चलिए 18 लाख रुपए उनके कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू अब रिटर्न आने शुरू हो गए हैं। चलिए यही बोल सकते हो, आप कोशिश कीजिए। मैंने शुभम जी ने कहा है कि वो पर्सनली भी आपसे बात कर लेंगे और आप इन्वेस्टिगेट कराइए, कुछ ना कुछ जरूर हल निकलेगा। अब ये जो माइंड गेम खेली जाती है स्कैमर्स की तरफ से, सबसे ज्यादा कौन सा एज ग्रुप फंसता है? क्या 25 से 35 साल वाला, या फिर 45 साल तक, या फिर बड़े बुजुर्ग? अगर आप एज ग्रुप की बात करें तो ऐसा कोई ना स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। 18 से 25 साल के लोगों को भी फंसाया जा सकता है, 25 साल से 35-40 साल के लोगों को भी। बस वो फर्क ये होगा कि फंसाने का तरीका अलग होगा। मैं आपको कैसे फंसा सकता हूँ कि मैम ये पर्टिकुलर ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपने ऑर्डर करा था और ये हम लेकर आ रहे हैं, या आपको पेमेंट करनी है, या वो साइकोलॉजी से खेलना जानते हैं। अगर आप बोलो कि कोई मतलब एल्डर आपसे बड़ा है या कोई ओल्ड एज का है या कोई 55 में, तो उनको बोला कि आपकी पेंशन आने वाली थी, वो अटक गई है, आपको इस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करनी है 10 रुपए, तब पेमेंट आपको मतलब पेंशन मिलेगी। कोई स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा है जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको बोलेगा कि आपको जॉब मिल जाएगी, ये यहाँ पर ये फॉर्म फिल करो, यहाँ पर ये लिंक है, रजिस्ट्रेशन करो। उनके साथ फ्रॉड हुआ। आजकल ज़्यादातर फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं, जो यंग एज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको शुरू में लालच दे देते हैं। आपको गूगल टास्क मेट करके एक एप्लीकेशन थी, छोटे छोटे टास्क होते हैं, उसमें जब आप रिव्यूज करोगे तो आपको 500 रुपए 1000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, स्कैमर शुरू में उनको वो रिव्यूज करने के लिए दे देते हैं। उनको लगता है कि यार 500 रुपए 1000 रुपए तो आ रहे हैं, अब पैसा आने लगेगा, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा, मैं पैसे कमाने लग गया। उनको ये नहीं पता, जैसे ही वो 2-3 हजार रुपए आपको दिलाए, उसके जस्ट 1-2 दिन बाद आपको बोलेंगे आपको 5000 रुपए इन्वेस्ट करने। आपको ट्रस्ट गेन करा दिया, आपने 5000 रुपए इन्वेस्ट करे, वो बोलेंगे कि ये आप 10,000 रुपए निकालना चाहते हो, 5000 रुपए फिर इन्वेस्ट करो, मिनिमम अमाउंट इतना है विड्रॉ करने का। तो इस तरीके से फंसाते हैं। मेरे खुद के रिलेटिव हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल का स्कैम हो गया उनके साथ, 95,000 रुपीज़ उड़ गए। सोचो आप, तो पॉसिबल है। वो एज ग्रुप कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ इसी एज ग्रुप के साथ ये स्कैम होगा। वो डिपेंड करता है कि टारगेट किसने किया है, कैसे टारगेट किया है, और आपका जो भी साइबर स्पेस है, जो कि डिजिटल स्पेस है, वो कितना ज़्यादा सैनिटाइज है। यहाँ पर डिजिटल स्पेस सैनिटाइज होने की बात कर रहा हूँ मैं। डिजिटल स्पेस सैनिटाइज होना मतलब आपका डाटा कितना सेफ है, जो आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा सेफ है। मतलब अगर हमें साइबर क्राइम से बचना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप 2 मिनट सोचें। 2 मिनट सोचें, लालच में ना पड़े, घबराएं ना, डरे ना, और किसी भी चीज को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले एक पॉज लेकर सोचें जरूर कि क्या ये सच में रेलेवेंट है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों बोला जाता है कि दोहरा वेरिफिकेशन, 2 बार वेरीफाई करें। जैसे आपको मुझे पेमेंट देनी है, मैं 2 बार अगर आपसे पूछ लूं तो आप नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे।
तो 2 बार हमेशा पूछें। अच्छा, एक और चीज है, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे पास। हाँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब जैसे आपने बोला ना एज ग्रुप की बात, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको पता है कि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग उनके सोशल मीडिया हैंडल से है। आप उसको टारगेट करोगे तो डेफिनेटली वो आदमी परेशान होगा। चाहे किसी का चैनल मोनेटाइज हो चुका होता है, किसी को पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, वो हैक कर लेते हैं। अभी तक तो हम ये बोलते थे कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखिए, आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो हैक नहीं होगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगे हुए होने के बाद भी आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। कहीं ना कहीं से आप जाने अनजाने में किसी ऐसे टास्क को परफॉर्म करते हैं जिससे कि आपका डिवाइस, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को बाईपास करने का एक ही तरीका है, आपका कंप्लीट डिवाइस जब तक हाईजैक नहीं होगा, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन बाईपास नहीं हो सकता। वो प्रॉम्प्ट जब तक उस पर्टिकुलर आदमी के फोन में नहीं खुलेगा तब तक आपका डिवाइस हैक नहीं होगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद भी बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हैक हुए हैं, कुछ लोगों के मैंने रिकवर कराए हैं। रिकवर कराने के लिए कुछ नहीं करना, मैं अभी आपको एक QR कोड देकर जाऊंगा, उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ, इन तीनों के लिए अगर किसी का अकाउंट हैक हुआ है तो आप उस QR को स्कैन करें। वो QR कुछ भी नहीं है, एक लिंक भी है उसके नीचे। इंडियंस ग्रीवियंस सेल, जो इंडियन अकाउंट्स हैं, जो मेटा इंडिया है, उसने ग्रीवियंस पोर्टल बना रखा है। उस पोर्टल पर आप अपनी रिक्वेस्ट डालें, वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट प्रोसेस विद इन 24 to 48 आवर्स होगी, और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक वीडियो KYC का नोटिफिकेशन आएगा। तो वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपका डिवाइस हैक हो गया, किसी ने एक्सेस ले लिया है, या कोई स्ट्राइक पड़ गई, किसी के चैनल पर स्ट्राइक आती है तो स्ट्राइक का रिप्लाई देना, हर तरीके के ऑप्शन है। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आप उसके एंड पर भी रिक्वेस्ट मतलब कर सकते हैं। उसमें पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी बहुत अच्छा पोर्टल है वो। आपने वहाँ पर अपना डेटा एंटर किया, आपको अपना हैक्ड जो भी फ़ोन नंबर था वो डालना पड़ेगा, क्योंकि जब वो हैक हो गया तो आपके पास OTP आएगा नहीं या नोटिफिकेशन आएगा नहीं। तो वो नोटिफिकेशन के लिए आपको एक नया नंबर डालना पड़ेगा, एक न्यू ईमेल डालना पड़ेगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। पहले जो मेटा इंडिया है वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये आपका सच में अकाउंट था। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट अपना एक फोटो जरूर अपलोड करें, एक फोटो। क्यों? इफ इन केस कभी अकाउंट हैक हो गया तो फोटो के थ्रू रिकवरी करने का ऑप्शन बहुत आसान होता है। अच्छा, हाँ, बहुत आसान होता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद भी फोटो वाला ऑप्शन है। वीडियो KYC करेंगे, वो वीडियो KYC जैसे आप कंप्लीट करेंगे आपके अकाउंट का एक्सेस कंप्लीटली आपके पास आ जाएगा। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का अकाउंट रिकवर करके दे चुका हूँ इसी छोटे से प्रोसेस के तहत। तो वो QR मैं डेफिनेटली आपको दे के जाऊँगा, आप ज़रूर उसे जब आप वीडियो अपलोड करें तो आप उसे ज़रूर लगाएं, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी उससे। और बाकी अगर आपको लगता है कि वो प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, उस प्रोसेस के बाद भी हमारा अकाउंट रिकवर नहीं हुआ है, तो अगेन cybercrime.gov.in पर जाकर आप अकाउंट हैक या अकाउंट जो आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जब आप कंप्लेन करेंगे cybercrime.gov.in पर, उस कंप्लेन को जो भी पुलिस ऑफिसर है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो मेटा को या व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को पर्टिकुलर उसके नोडल को मेल करेगा कि ये अकाउंट हैक हो गया है, प्लीज आप इसे रिकवर कराने में हेल्प करें। अगेन वही रिक्वेस्ट चाहे पुलिस ऑफिसर के थ्रू जाए, वही रिक्वेस्ट चाहे उस पोर्टल के थ्रू जाएगा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक के नोडल के पास ही। नोडल ऑफिसर्स होते हैं, दे आर द रिसोर्स पर्सन, जिनके थ्रू आप कनेक्ट करके अपने जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। और स्कैमर्स ऐसा यूज क्या कर रहे हैं अभी? हाईटेक टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो स्कैमर सबसे ज्यादा अब जो यूज कर रहे हैं वो AI का ही यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि मैंने कई डिबेट सुनी है कि AI रिप्लेस नहीं कर सकता चीज़ों को, या AI से स्कैम नहीं हो सकते है, तो मतलब एक मशीन ही। तो ऐसा नहीं है। स्कैमर्स कैसे यूज़ करें? जो डाटा आपको दिया हुआ है उस डाटा को प्रोसेस करके नई नई ट्रिक्स बना रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला ना कि शादी के इनविटेशन आ गए, तो उन्होंने सोचकर ही तो बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। सेम इसी तरीके से नए नए डिवाइस जितने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई नई ट्रिक्स वो निकाल रहे हैं। जैसे नई ट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, अब फोन आपका कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फोन है, ये आपका डिवाइस हैक हो गया, आपके सारे बैंक से पैसे निकल गए, आपकी की को कैप्चर कर लिया सिग्नल को, पैसे आपके निकल गए। आप किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कोई भी NFC इनेबल डिवाइस हुई, उससे चीज़ों को एक्सेस ले लिया, पैसे निकल गए। आप
कोई भी ऐसी ट्रिक हो, कोई भी ऐसा तरीका हो जिसमें डाटा का इस्तेमाल करके स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने के लिए आप अपने डाटा को सेफ रखें। आप नई ट्रिक मुझसे पूछेंगे, मैं यहाँ पर आज आप इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद आप इसे अपलोड करेंगे, आने वाले 1 महीने बाद वो ट्रिक कॉमन हो जाएगी, स्कैमर्स उसे नया ढूंढ लेंगे। तो ऐसी सच कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ये ट्रिक की एक लिस्ट बता दूं कि ये ट्रिक है, आप इसी ट्रिक के थ्रू स्कैम होते हैं, आप सिर्फ इनको याद रखें, इनसे बच सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रोज डे टू डे बेसिस पर खुद को अवेयर करना होगा, खुद को अपडेट करना होगा, खुद को जानना होगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या यूज कर रहा हूं और क्या ये चीज रेलेवेंट है यूज करने के लिए। तो इन चीजों को आपको जानना होगा। और कोई आपने ऐसा केस सॉल्व किया है जिसने आपका माइंड भी बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया हो कि यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्या हुआ? बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं बहुत सारे। एक इंदौर में डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा नाम मत बताइएगा। उनका केस अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, चल रहा है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सॉरी उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा आपको। उनके साथ 3.3 CR का स्कैम हुआ और यू वॉन्ट इवन बिलीव कि विद इन एन आवर लगभग 3.5 करोड़ रुपए 3.3 CR का अमाउंट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया। पूरा का पूरा ट्रांसफर मतलब अमाउंट वेनिश, गायब हो गया। और जो मैंने उसकी ट्रेल चेक करी है मैम, 400 मतलब PDF एक डाउनलोड करी, उसमें 400 पेजेस हैं। सोचो 400 पेजेस, 400 ट्रांजेक्शन्स वहां पर हुई होंगी, ज़्यादा हुई हैं, मैं तो 400 कम बता रहा हूँ, 400 पेजेस हैं, 1000+ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और अमाउंट कैसे गया है? 830 रुपए, जैसे कि आपने कोई फी पे कर रखी हो। 1 घंटे के, अभी मैं आपको बोल दूं मैं आपको 3 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम में कैसे खर्च करोगे? नहीं कर पाएंगे। आप सोचोगे कि यार मैं ये खरीदूं, नहीं होंगे खर्च। उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और ये काम होता है पैनल्स के थ्रू। हमारे खुद के नोएडा में, दिल्ली NCR में बहुत सारे फेक कॉल सेंटर्स, फेक ये सेंटर्स चल रहे हैं जहां पर नोइंगली और अननोइंगली लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि होता फ्रॉड ही है। नोएडा सेक्टर 75 में भी अभी एक फ्रॉड मतलब कॉल सेंटर पकड़ा गया था। क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी गाजियाबाद के CP साहब हैं, उन्होंने एक रेड कराई थी, वहां पर तो एक्चुअल ओनर ही पकड़ा गया जो था। तो ये कॉल सेंटर्स होते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं, डेली 15 से 20 हज़ार रुपए की सैलरी लोगों को मिल रही है, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो तो पेमेंट कर रहे हैं। और वो सोचो ना आप, उस छोटी छोटी पेमेंट को कैश में विड्रॉ भी करा लिया गया 1 घंटे के अंदर। कितना मतलब बड़ा गेम है ये देख के बहुत बुरा लगा था। और मुझे लगा कि यार क्या कर रहे हैं हम, मतलब। और वहां पर ना लोगों को भी लोग बोलते हैं पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ केसेस में कहीं कहीं वो भी पावरलेस हो जाते हैं। बट ये शिकायत मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की है, क्योंकि मैं भी ये सुनती आई हूँ कि कि भाई पुलिस का शेयर होता है। नहीं, शेयर देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस का शेयर है। शेयर कैसे होगा? शेयर कैसे हो सकता है? सबसे पहले आप ये देखें, एक पुलिस ऑफिसर है, स्कैम हुआ है मुंबई में, स्कैम का जो पैसा गया मुंबई में गया है, आप दिल्ली में रहते हो, आपका दिल्ली का अकाउंट है। पुलिस ऑफिसर को कैसे पता होगा कि जिस स्कैमर ने स्कैम करा है वो उसको कैसे शेयर दे सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, ये चीज़ मुझे मतलब बोलनी तो नहीं चाहिए, बट आप खुद फील करके देखो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइबर कमांडो का इनिशिएटिव लॉन्च करा, अब जाकर। अब मैं तो खैर ट्रेनिंग देता हूँ उनको, इसीलिए बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। हर जगह पुलिस वालों की गलती नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आप एक छोटी सी बात मुझे बताएं, अभी तक जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्या आपने उनकी हायरिंग के वक्त कोई भी टेक्निकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा है? ट्रू। आपने उनको भर्ती जो उनकी हुई है, जो भी उनकी हायरिंग हुई है, वो नॉर्मल क्राइम को रोकने के लिए हुई, जो फिजिकल क्राइम्स हैं, डकैती रोकने के लिए, कोई स्नैचिंग हो गई उसको रोकने के लिए ट्रेंड है। आप नॉर्मल जो आपके केसेस हैं उनको मतलब उनको रोकना है। अब आप वहां देखो, एक स्कैमर है, एक हैकर है जो कि IIT ग्रेजुएट है, जो कि टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड है, जिसको हर ट्रिक पता है, उसको ये पता है कि बचना कैसे है। और एक हेड कांस्टेबल है जो कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है वो पकड़ लेगा उसे 1 गो में? अब जो ये गैप है ना, वो गैप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से बढ़ गया था बीच में, बट उसको अब कम किया जा रहा है। हमारे पुलिसिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को हायर किया गया जो टेक्निकली साउंड है। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लाते जा रही है, और अब खुद हम लोग या हमारे जैसे बहुत सारे लोग पुलिस ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज हैं कई जगह। अभी हम खुद इस लास्ट मंथ तो साइबर अवेयरनेस मंथ था, 12 से 15 पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज में मैं खुद ट्रेनिंग देकर आया हूँ।
तो वहां पर हमने लोगों को ट्रेन करा, उनको बताया कि किस तरीके से ट्रिक्स यूज होती हैं, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, कैसे लोगों को बचा सकते हो। तो ये जो गैप है ना, जब तक वो गैप फुलफिल नहीं होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन का, तब तक स्कैम्स को 100% रोकना मुश्किल है। कैसे उस पुलिस ऑफिसर से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उस आदमी को पकड़ ले जो कि बहुत हाईली टेक्निकल साउंड है, जो 30 साल से टेक में काम कर रहा और है। जरूरी नहीं है कि नोएडा में स्कैम हुआ तो नोएडा का ही स्कैमर हो, तो वो हो सकता है। ये उसमें पुलिस वालों का कुछ भी वो कमीशन वगैरह का ऐसा कोई वो नहीं है कि हम उनको डायरेक्ट ब्लेम। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर्स की लापरवाही की वजह से वो चीजें निकल, जैसे सुमित जी का केस बता रहा हूं मैं, उनके केस में उन्होंने मुझे जैसा बताया, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो उनसे पहली बार मिला नहीं था, तो उन्होंने मुझे बताया कि शुभम जी मेरी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो पाई। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो अमाउंट है उनका वो उस वजह से और निकल गया, क्योंकि उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई थी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसे कुछ ट्रिक्स बताइए कि मतलब पूरा बचाव रहे नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि हमने डिजिटल अरेस्ट भी सुना जिसमें लोगों की जान भी चली गई, लोग सुसाइड करते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। और मुझे लगता है डिजिटल अरेस्ट भी पुराना हो गया शायद। सेक्टर 62 में ये एक अंकल हैं, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ। यू वॉन्ट इवन बिलीव, 1 महीने से अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट में थे वो डेली बात करते थे अपने बच्चों से, बस वो खुद को थोड़ा सा आइसोलेट रखते थे। स्कैमर्स को पता है ना कि अगर मैं इनको बिल्कुल बंद रख दूंगा तो पता चल ही जाएगा। स्कैमर्स ने बोल रखा था कि आप मिलिए, बात कीजिए, बट जैसे ही आपने अगर बताया तो ये इश्यूज हो जाएंगे। तो वो बात भी करते थे, खाना भी खाते थे, सब कुछ करते थे, और इतना बड़ा अमाउंट 1 महीने से उनके साथ स्कैम हो रहा था। और इस बारे में फिर कैसे पता चला? लास्ट में जब सारे अमाउंट निकल गया तब उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये वो, तो उन्होंने अपने बेटे को बता दिया रोते रोते। तो बेटे ने बोला ये तो स्कैम था। आप सोचो ना कि उस एज में उस पर्टिकुलर इंसान को कितना गिल्ट महसूस हो रहा होगा। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते उस चीज़ को। और मुझे लगता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये बड़े बुजुर्गों को भी ये एपिसोड देखने की बहुत जरूरत है और सजग रहने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल आजकल हर कोई यूज कर रहा है। और 5 साल से लेके 50 साल तक, 50 ज़्यादा भी लोग 75 ईयर्स के जो भी हैं वो भी इंस्टाग्राम की सबसे आखिरी वाली रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां से ही तो कनेक्ट कर रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप बात करें बचाव की, तो खुद को एक्सपोज मत होने दो। कुछ ट्रिक्स मैं बताकर जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी NFC इनेबल्ड चीजें हैं या आपकी स्मार्ट चीजें, खैर आप तो खरीद सकते हो फेरेडे बैग। तो फेरेडे बैग का यूज करें अगर आप यूज कर सकते हैं तो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एक चीज आती है, UB की बोलते हैं उसे, ये भी आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। UB की का इस्तेमाल करें। UB की सबसे बेस्ट तरीका है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब एक पेन ड्राइव की तरह एक छोटी सी की होगी जो C टाइप, B टाइप और USB टाइप, तीनों टाइप की होती है। आप चाहे उसे अपने लैपटॉप में लगा लें, आप चाहे उसे कंप्यूटर में लगा लें, आप चाहे उसे अपने फ़ोन में लगा लें। अगर आपको वेरीफाई करना है तो अब आपके पास वो प्रॉम्प्ट फ़ोन पर नहीं आएगा। जब तक आप उस फिजिकल की को इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते, आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ पर खुद को 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले अटैक से भी बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है UB की का आप इस्तेमाल करें। UB की वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर डिजिटल अकाउंट्स। इवन दो खुद Gmail का तो ये खुद फीचर भी है, Gmail का ये फीचर है, आप अगर उस पर फिजिकल की के वेरिफिकेशन का ऑप्शन लगा देंगे तो जब तक वो फिजिकल की इंसर्ट नहीं करोगे आप, तब तक आप Gmail ही लॉगिन नहीं कर सकते। वरना Gmail का तो प्रॉम्प्ट फोन पर आ जाता है, यस और नो, या कोई पर्टिकुलर नंबर, या अगर आप कीपैड फोन यूज कर रहे हैं तो उस पर OTP। तो UB की इस्तेमाल करें, फेरेडे बैग का इस्तेमाल करें। अपने लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स के पासवर्ड को से मतलब लंबा रखें, बहुत पास फ्रेज, जरूरत ही नहीं है ना, पासवर्ड तो है उनके पास। आप क्या करें, हर थोड़े थोड़े टाइम पर पासवर्ड चेंज करते रहें। लोगों को लगता है कि पासवर्ड चेंज करना कितना बताते हैं, बोर कर रहा है, सच में जरूरी है। रियलाइज तब होता है जब हमारे साथ स्कैम हो जाए। पासवर्ड चेंज करते रहो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स मतलब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करो। आप पासवर्ड मैनेजर्स का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं सर हम पासवर्ड मैनेजर यूज करें, क्या वो सेफ है? तो मैक्सिमम केसेस में पासवर्ड मैनेजर्स आर सेफ, आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है, गूगल का ऑथेंटिकेटर है, आप उसका यूज़ करें। जब आप चेंज ही कर रहे हैं हर 3 महीने पर, तो आपको उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने पहले आपका क्या पासवर्ड था, वो ब्रीच हो गया, वो मुझे अभी मिल गया। अगर आपने चेंज कर लिया तो आपको तो कोई इशू ही नहीं है ना। अगर आपने चेंज नहीं करा, इशू तब क्रिएट होगा। डिजिटल आइडेंटिटी अपनी सेफ रखें। लड़कियों के लिए मैं बता देता हूँ,
आप कभी भी कहीं घूमने जाएं तो जिस दिन आप ट्रैवल करके आ जाएं उसके बाद फोटोज डालें। ये करना जरूरी नहीं है, फ्लेक्स करना कि शीशे के सामने फेस छुपा कर लगाना, ये चीज गलत है। आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो, आपने फोटो पोस्ट कर दी टिकट के साथ, एक मतलब मैंडेटरी पोस्ट बता रहा हूँ मैं, ज्यादातर लड़कियों को मैंने देखा, स्टारबक्स का कप, स्ट्रॉ, ठीक है, हाँ नाम ही लेकर, स्टारबक्स का कप, एक स्ट्रॉ, साथ में फ्लाइट की टिकट, उस पर QR दिख रहा है। उस QR को अगर मैं स्कैन कर लूं तो आपकी सारी डिटेल दिख जाएंगी। हाँ। और शायद ये कोई करता है, हमारे बीच तो नहीं है कोई तो ठीक है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप ऐसा समझें कि आप किसी को न्योता दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, समझ रहे हो? उसको पता है कि आप गोवा में जाने वाले हो, तो वो पहले से वहां रेडी बैठा रहेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी चीज, कभी लड़कियों के लिए एक टूल है, एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है, लड़के भी करते हैं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए थ्रेट्स ज्यादा है ना। लोगों को लगता है आप लोग बोलते हैं कि इंडिया में सब बिल्कुल सेफ हैं, ग्राउंड रियलिटी आप जानते हो। कितना भी आप सेफ बोल लो, कहीं ना कहीं फैक्ट है ये, ट्रुथ, लड़की अगर रात को 11-12 बजे के बाद बाहर निकल रही है या अकेले भी जा रही है किसी आइसोलेट इन्वायरमेंट की तरफ या आइसोलेट प्लेस की तरफ, वो अनसेफ फील करती है। क्यों? माइंडसेट हो चुका है, तो उसको लोग मेंटेन करके रखते हैं। आप कितना भी समझा लो कि बिल्कुल ग्रो कर गए, पुलिस बिल्कुल सेफ रखती है, वो तो खैर गलत है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स ही हमें लेने। दूसरा जो टूल था जिसकी बात मैं कर रहा था, उसका नाम है एक्सिफ रिमूवर। कभी भी आप अपनी कोई फोटो किसी के साथ शेयर करते हैं, कभी भी आप अपनी फोटो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तो आप सबसे पहले एक्सिफ रिमूवर से उस फोटो का मेटा डाटा रिमूव करें। मेटा डाटा का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेन्स योर लेट लॉन्ग, मतलब आपकी लोकेशन, आपकी बेसिक डिटेल्स। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कई बार सिर्फ फोटोज के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। geospy.ai एक एप्लीकेशन है, उस पर अगर आप कोई फोटो अपलोड कर देंगे तो वो ये बता देगा ये फोटो कहाँ खींची गई थी, क्योंकि वो AI की हेल्प से पूरे ग्लोब पर ढूंढता है वो फोटो कहाँ थी। कुछ केसेस में मैम आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लड़कियों को थ्रेट्स मिलते हैं या कुछ लड़कियां परेशान होती हैं। स्पेसिफिकली मैं लड़कियों के लिए ही मेंशन कर रहा हूँ कि सर मेरे पास रोज कॉल आते हैं, भैया मेरे अकाउंट की फोटोज किसी और ने शेयर कर दी हैं। या मैं आपको खुलकर बोलना चाहता हूँ, एक पीरियड ऑफ टाइम पर आप फ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट कल्चर, कुछ टाइम बाद जाके आप लोग दोनों की आपस में नहीं बन रही, आप लोग अलग हैं। अब थ्रेट्स मिलते हैं कि मैं आपकी फोटो शेयर कर दूंगा। लास्ट मंथ एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके साथ ये इशू हुआ कि जो भी उसका पार्टनर था पहले, उसने उसे थ्रेट दिया कि तू मेरे से शादी कर, अदरवाइज मैं तेरी फोटो शेयर कर दूंगा। वो बहुत घबरा गई थी, उसने फोटो शेयर भी कर दी थी वो। और ऐसे केस में आपको पता है इंडिया में लोग कंप्लेंट नहीं करते पुलिस स्टेशन में जाके, वही इंटीग्रिटी वाला इशू, कंप्लेंट करेंगे तो घर पर बात जाएगी। मेन पॉइंट तो यही है ना कि लोग डरते हैं उन चीज़ों को बताने से। अब फोटोज चाहे वो सेमी न्यूड फोटो हो या पर्सनल कोई भी प्राइवेट प्लेस की फोटो हो, यही थ्रेट्स मिलते हैं, हम आपकी फोटो शेयर कर देंगे। ऐसे केस में क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं। एक पोर्टल है जिसका नाम है stopncii.org। सबसे पहले तो आप उस पर जाएं, एक कंप्लेन रजिस्टर करें, आपकी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखेगा। दूसरी चीज़, अगर वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उस पर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। एटलीस्ट आपके पास 10 तो ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते हैं, उन 10 के 10 लोगों को बोलिए कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को और इस पर्टिकुलर अकाउंट को रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करते हुए रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मल्टीपल रिपोर्टिंग कराते हैं, इसको बोलते हैं बॉम्बार्डिंग करना, और उसका रीजन मेंशन करते हैं, तो मेटा हो या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, उसको विद इन 2 to 3 आवर्स रिमूव कर देगा। कोई भी ऐसा कंटेंट डालता है, जैसे कि आपने देखा होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाल देते हैं, उस पर रिपोर्टिंग हो जाती है। ऐसे केसेस में तो अकाउंट ही डिसेबल कर देता है मेटा। स्ट्रिक्टली उसने पॉलिसीज बना रखी हैं। कोई भी ऐसी पोस्ट या कोई भी ऐसी चीज अगर आपको लग रही है जो कि उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, आपको लग रहा है कि आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट, stopncii.org, दूसरा मल्टीपल रिपोर्टिंग एंड बॉम्बार्डिंग। तीसरा क्या करना है आपको? तीसरे केसेस में अगर आप कंप्लेन कर सकते हैं तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक अलग से कैटेगरीज है cybercrime.gov.in पर, उस पर आप जाएं और वहां जाकर कंप्लेन करें कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स ऐड करें। कभी भी स्क्रीनशॉट लें। अगर किसी ने आपसे व्हाट्सएप पर ऐसा कोई थ्रेड दिया या ऐसी कोई बात करी है तो उसका नंबर सेव्ड नहीं होना चाहिए। सेव्ड नंबर में मतलब आप उसका नाम दिखा रहे हैं, उसको डिलीट कीजिए, मतलब उसके नंबर को डिलीट कीजिए, चैट को नहीं, और उसका नंबर पर्टिकुलर शो होना चाहिए उस डिवाइस पर, मतलब उस स्क्रीनशॉट में कि हाँ इस इंसान ने हमें थ्रेड दिया। वरना नाम तो आप किसी के भी नंबर पर सेव कर सकते हैं ना। तो ये 3 स्टेप्स हैं।
कि पहला stopnci.org, दूसरा मल्टीपल रिपोर्टिंग एंड बॉम्बार्डिंग, तीसरा cybercrime.gov.in पर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक अलग से पोर्टल है, वहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी जो है वो बनी रहती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों से अपडेट रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो हिफाजत है वो बनी रहती है, और आपकी हिफाजत आपके ही हाथ में है। तो ज़रूर आप तमाम चीज़ें कीजिएगा जो शिवम जी ने बताई। और फ़ोन हैक हो जाए तो कैसे उसको देखना है, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन से नंबर्स हैं जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, अगर यूपीआई, क्योंकि यूपीआई पेमेंट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कहीं और कर लेते हैं, तो घबराएं नहीं। मेरे 2 सवाल हैं जी। फोन से रिलेटेड। पहला ये कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो मिले, तो आप सबसे बड़ी परेशानी होती है मेरा डेटा, मेरी फोटो, मेरा नंबर, तो क्या वो रिकवर हो सकता है? फोन रिकवर हो सकता है, फोन मिल सकता है? और दूसरा बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। फोन से ही जुड़ा हुआ है जी। कि अगर आपकी आइडेंटिटी पे किसी और ने सिम ले ली है तो उस चीज को भी हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आपका पहला जो सवाल था कि अगर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता तो क्या वो मतलब बहुत कम चांसेस होते, लेट मी करेक्ट यू, अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिसका नाम है संचार साथी। संचार साथी के अंदर एक मॉड्यूल है जिसे बोला जाता है CEIR। यदि आपका फ़ोन चोरी हो गया है, खो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना। आप सबसे पहला स्टेप एक ऑनलाइन EFIR करेंगे। EFIR का ऑप्शन हर एक स्टेट में आ चुका है। अब EFIR की कॉपी लेंगे, फिर CEIR पोर्टल पर जाएंगे, अपने फ़ोन का बिल, आपका आधार कार्ड और वो पर्टिकुलर फ़ोन नंबर जो चोरी हुआ था जिस समय फ़ोन पे, वो आपको पता होना चाहिए। ये चारों चीज़ें जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रिसीट मिलेगी। उस रिसीट पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अब इस CEIR पोर्टल का फ़ायदा क्या है? CEIR पोर्टल का मतलब अगर आपने उस पर एक बार कंप्लेन कर दी, सबसे पहला तो आपका डिवाइस कंप्लीटली फ्रीज हो गया, लॉक हो जाएगा, उसे कोई अनलॉक नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। दूसरा, अगर वो फ़ोन चालू हुआ, एक्टिव हुआ, मतलब अगर उस फ़ोन के पार्ट्स खुलकर नहीं बिक रहे हैं, वो फ़ोन किसी ने भी यूज़ करने की कोशिश करी, फ़ोन ऑन होते ही, सिम इंसर्ट होते ही आपके पास जो सिम इंसर्ट हुई है वो और उस डिवाइस की लोकेशन, उन सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपके पास और आपके पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में जहाँ CEIR पोर्टल को जो एक्सेस करता है उसके पास चली जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए तो हमें थैंक्स करना चाहिए हर एक स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स को, और ऊपर से भी नोटिफिकेशन या ऑर्डर्स हैं कि आपको फ़ोन रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा करानी है चोरी के फ़ोनों की। तो हर मंथ हर एक पुलिस स्टेशन से ऑलमोस्ट 150 से 200 फ़ोन रिकवर करके दिए जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप सही जगह सही समय पर कंप्लेन करें, आपके डाटा का भी कोई लॉस नहीं होगा। CEIR पोर्टल पे वो फ्रीज कर दिया जाता है। और मैं खुद वेस्ट बंगाल से एक हमारे एक नोन थे, उनका स्टूडेंट था, उसी का फ़ोन मैंने रिटर्न कराया सबसे पहले। उसके बाद तो लाइन लग गई, बहुत सारे लोगों के फ़ोन रिटर्न होते चले गए। सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति से आप कंप्लेन करें, आपका डिवाइस मिलेगा। दूसरा पार्ट, आपने बोला कि किसी और ने मेरी आइडेंटिटी पर सिम ले रखी है, तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ कोई उसे मिसयूज तो नहीं कर रहा? संचार साथी का ही दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है टेफकॉप। टेफकॉप पर जाकर आप अपना नंबर डालें, और जब आप अपना नंबर डालेंगे आपके पास एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी पर आपके कितने सिम एक्टिव हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिम आप ही यूज़ कर रहे हैं और रेलेवेंट है आपके लिए, देन इट्स ओके। अगर आपको नहीं लगता तो आप नॉट रिक्वायर्ड पर मार्क करके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यही चीज़ आपके सिम, जो आपका सिम नहीं है, उसे डीएक्टिवेट करा देगी, डिसेबल करा देगी। और एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं, मुझे पता है कि हमारा समय हो चुका है, बट स्टिल, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है जानना। संचार साथी का ही एक पोर्टल और है जिसका नाम है चक्षु। आपने सुना होगा कि कई बार आपको कोई भी अननोन नंबर से मल्टीपल कॉल्स आते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, थ्रेट देते हैं, लोग गालियां देते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास ऐसा कुछ भी हुआ है, लोगों के साथ फ्रॉड्स कॉल आते हैं, कुछ भी हुआ, तो आप चक्षु पोर्टल पर जाएं, जो कि संचार साथी का ही मॉड्यूल है। वहां जाकर आप उस पर्टिकुलर नंबर की कंप्लेन कर सकते हैं और एक्शंस लिए जाते हैं। ग्रेट। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर की कंप्लेन करनी है और कैसे कर रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई कि 2 मिनट ज़रूर दें। कहीं भी आपको लगता है कि अरे मेरे पास मैंने तो कुछ पार्सल कराया नहीं था, ये पार्सल कहाँ से आ गया, या फिर कोई पार्सल कराया था तो इतनी जल्दी कैसे आ गया, कहीं भी आपको भनक लगती है, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं तो रीड करता है। तो मुझे लगता है कि 1 मिनट ज़रूर दें अपने आप को, और 1 मिनट क्या 2 मिनट दे दें यार, पैसे बच जाएंगे। तो 2 मिनट ज़रूर दें और सोचें समझें, और उसके बाद ही आगे का स्टेप जो है फॉलो करें। और शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी आप आए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने समझाया था, अच्छे कमेंट्स भी आए थे, और मुझे लगता है कि लोगों की काफ़ी हेल्प होगी इस एपिसोड से भी।
आशा करती हूँ दोबारा मुलाकात होगी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नोट पर। अच्छे नोट पर होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा, फॉलो कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.